हाँ जी, बताइए कैसे रही रात की सभा? है भीलवाड़ा वालों से नहीं पूछना। हाँ जी, बाकी लोग बताएं। सभी बैठ पाए? बैठ पाए। चलिए, कैसा रहा पहला दिन? ये आगे जगह क्यों छोड़ रखी है? कोई आने वाले हैं? इधर वाले आगे बढ़ रहे हैं, इधर वाले पीछे हट रहे हैं। हाँ जी, चूँकि कल का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। फिर भी मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ। एक बार कल जितनी चर्चा हुई है और रात भर जो भी आपके मन में चला है, एक बार उसको पॉइंट्स में समराइज़ कर लें। उपलब्धि के रूप में क्या मिला, और कोई कंटेंट को लेके कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, वो भी लिख लें। आपके मन में कोई क्वेश्चन भी उठ सकते हैं, कल जैसे कुछ लोगों के मन में उठे, है ना, वो अच्छा उठा था महत्वाकांक्षा को लेके, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे, जब कुछ कंटेंट चल रहा होता है तो पैरेलल हमारे भीतर भी कोई प्रोसेसिंग होती है, तो हमारा ध्यान जाता है कि यदि इस बात को इस तरह से कहा जा रहा है तो ये छूट जा रहा है ना। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो जो भी आपके मन में कल की उपलब्धि रही हो और कोई शंका हो या कोई जिज्ञासा हो तो एक बार लिख डालिए। 2 मिनट में रुकता हूँ। देखिए, आपके मन में चलता है ये अच्छी बात है, लेकिन जब ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखे तो शाम तक वो सब गायब हो जाता है। तो कम से कम शिविर के दौरान जब अपने आप को खंगालते हैं तो बहुत सारे नए क्वेश्चन भी बनेंगे। उपलब्धि के रूप में भी जो अभी फील हो रहा है, यदि उसको रजिस्टर नहीं किया तो शाम तक फिर वो भी गायब हो जाता है। कुछ आपने अच्छा सोचा वो भी टिकता नहीं है, फिर कहाँ खो गया पता नहीं। तो अब अपने पढ़े लिखे होने का फ़ायदा यही है कि हम कम से कम उसको ब्लैक एंड वाइट में ले लें। माइक दो उनको। अच्छा, इंद्रियों के नाम: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ भी होती हैं। आप में से आधे से अधिक को उसका नाम पता नहीं होता। कितने लोगों को 5 कर्मेंद्रियों का नाम पता नहीं है? ये देखो, ऐसे ही होता है, कॉमन है। ज्ञानेंद्रियाँ सबको पता रहता है। 5 सेंसेस कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं। कर्मेंद्रियाँ मेरे को लगता है कहीं एजुकेशन में आता ही नहीं है, ऐसा लगता है? आता है? कहाँ आता है? पर मैं इतने सालों से देखता हूँ, मेरे को पहले से पता होता है। किसी भी सभा में 60% लोगों को नहीं पता होता, और ये बिल्कुल कॉमन। या तो किसी ऐसी जगह में आता है जहाँ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, या उसका कोई पर्पस नहीं लगता होगा। भैया मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, रुक जाओ 2 मिनट, बाकी लोग लिख रहे हैं अभी। 2 मिनट और रुक जाओ। हाँ जी, जब भी आप सुबह आ जाते हैं तो आप अपना काम शुरू कर दें, है ना। डेली जब सुबह आके आप बैठ जाते हो तो आप अपना काम शुरू कर दें कि कल की उपलब्धि मेरी क्या हुई, उसको मैं ब्लैक एंड वाइट में ले लूँ। कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है ना, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उस पर अपन 4 लाइन लिख सकते हैं। तो अपने को कोई क्लासरूम नोट्स नहीं बनाना है, तो अपनी ही ज़िंदगी सामने आती है। जैसा आपका भाव बने वैसा लिखते जाइए। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में क्या अंतर होता है? ठहर। हाँ जी, हो गया? चलिए बोलिए। पहले पेमेंट करोगे कि पहले कल का पेमेंट करो तब आगे बढ़ेंगे? पहले उपलब्धि। कल दिन भर के शिविर में उपलब्धि क्या रही? बोलो बोलो। भैया सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ में आया कि जब आपने 4 चीज़ें लिखी, जब आपने 4 चीज़ें लिखी कि छोड़ना नहीं है, उपदेश नहीं देना है, चाहिए नहीं और मानना नहीं है, इन सब चीज़ों को जब हटा के देखा तो
हम सुनने के मोड में आ गए कि हाँ तब हम सुन पाए, और सुन पाए तो हम सोच भी पाए। पहले ऐसा हो रहा था कि हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि करना क्यों है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इन चारों चीज़ों को हटाने के बाद हम सोच पा रहे हैं। इन चारों का व्यक्तिगत रूप से हमको भी ये फ़ायदा होता है कि हम दूसरों को समझाने और सुधारने का फोकस रखने की बजाय वो फोकस अपने पे आ जाता है। जी, स्वयं पे ध्यान गया, स्वयं पे ध्यान जाता है हाँ, इससे। स्वयं के बारे में सोच पा रहे हैं। ये बढ़िया। हाँ जी, और कुछ? माइक। हाँ जी, माइक लीजिए। हाँ भैया, हेलो। कल का जो भी बोलिए। जो भी डिस्कशन हुआ उससे मैंने ये जाना कि रूप, बल, धन और पद के रूप में जो भी हमें मिलता है वो क्षणिक है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो जब हमारे भाव या हमारे अपने विचार बने, उससे पहले ही हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी अपने विचार हम पे थोप देते हैं कि आपको इस अच्छे से अच्छे स्कूल में जाना है, फिर ये आपको क्वालिफिकेशन, ये पद प्राप्त करना है, इससे आपको सम्मान मिलेगा, इतनी मोटी आपकी सैलरी होनी चाहिए, आपका इतना बड़ा घर होना चाहिए, या ये जो भी है ये हम पे थोप दिए जाते हैं। तो हमारे विचार बनने से पहले ही हम उनके रास्ते निकल पड़ते हैं। जब तक हम ये सब पा लेते हैं और इससे सैचुरेट होते हैं, तब तक हमारी आधी उम्र निकल चुकी होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब वो मुख्य पर्पज़ नहीं है जिसके लिए हम पैदा हुए। क्योंकि थोड़ी सी रकम और थोड़ा सा ये भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो नहीं हो सकता। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब प्राप्त करने के बाद भी खालीपन आपके अंदर लगता है। परिवार होता है आपका, परिवार से आपको सब तरह के सुख मिलते हैं, किसी प्रकार की भौतिक सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी कहीं ना कहीं से एक खालीपन आपको हमेशा लगा रहता है। इसका मतलब मनुष्य का ये लक्ष्य तो नहीं है। जी, तो इससे ये कोई मैसेज नहीं जाए कि ये नहीं करना है, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन कुछ और भी है। जी। प्रथम दिन की उपलब्धि रही कि दर्शन को समझने के बाद में जो दिमाग में उथल पुथल थी उस पर विराम लगा, और ऐसा लगा कि यहाँ से बहुत कुछ सार्थक सुनकर समझकर यहाँ से जाऊँगा, तब बहुत कुछ नया और विवेकपूर्ण और सत्यता से भरपूर कुछ लेके जाऊँगा यहाँ से। जी। नमस्ते सर। कल के सेशन को अटेंड, थोड़ा नाम वाम बोलते जाया करो। मेरा नाम प्रिंस है, मैं जयपुर से हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। और कल के सेशन को अटेंड करके खुद के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क मिला, और ये साइंटिफिकली समझ में आया कि शरीर, मस्तिष्क, मन, वृत्ति, चेत कैसे काम करते हैं, और बुद्धि से ऊपर भी कुछ है जिसकी बात नहीं कर रहे हैं। और हमें पता लगा कि मनुष्य को हमेशा सुख चाहिए, अनलिमिटेड सुख चाहिए। तो हमारा ये कि मकसद रहता है हर चीज़ से, हर क्षण से, कि हमें सुख चाहिए। तो लेकिन हम गलत तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो बढ़िया, तो ठीक है, लगभग इतनी बात ही आएगी। हाँ जी। मेरा नाम जितेंद्र है, और मतलब जो कल जो बातें हुई, ऐसा नहीं है कि वो बातें पहले सुनी नहीं थी या कहीं से पढ़ी नहीं थी, मतलब काफ़ी सारा कॉमन था जो पहले से था, लेकिन शायद उतना जूम इन करके नहीं देखा था कि बुद्धि, चित्त या इच्छा और विचार में कोई अंतर है या नहीं है, या मन और इच्छा के बीच में फ़र्क है कि नहीं है। तो वो शायद उतना अंदर घुस के कभी नहीं देखा था जितना कल समझने की कोशिश करी है। या फिर हम जो भाव या विचार की बात कर रहे थे, उसके अंदर वो डिफरेंस है या नहीं है, या वो एक ही चीज़ है, या कौन किससे किस तरीके से रिलेशन वह उसका कैसे बना हुआ है, वो शायद पहले नहीं देखा था, जो कल से शायद, और इसी वजह से सवाल भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग में कल से आ रहे हैं। जो मेरा है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी भैया, ये जानने को मिला कि हम मानव जो है सर, ये पहचान, सम्मान और आइडेंटिटी की तलाश करना चाहते हैं, जो कि वो स्थायित्व है, अपने आप में स्थायित्व चीज़ है, लेकिन इसको हम साध रहे हैं हम अस्थायी चीज़ों से। तो मानव रूप, बल, धन, पद। थोड़ा माइक पास में रखो, ऐसे माइक पकड़ने का तरीका ऐसे। हेलो। हाँ, तो पहचान, सम्मान और आइडेंटिटी तो सब चाहते हैं, लेकिन जो ये स्थायित्व चीज़ है, ये हम अस्थायी चीज़ों से चाह रहे हैं। तो ये हमें चीज़ नहीं करनी है जी। अभी वो कूलर चलने के कारण इन माइक की आवाज़ कम है ना, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हेलो। हाँ भैया जी, ये ज्ञानेंद्रियों के बारे में ज़रा थोड़ा संशय है। ज्ञानेंद्रिय जो इनपुट सिस्टम हो गया शरीर का, हाँ,
बाहर का ज्ञान अंदर मन के द्वारा पहुंचाती है। ज्ञानेंद्रियां इस मशीन का इनपुट सिस्टम है, कर्मेंद्रियां आउटपुट सिस्टम करेंगे चर्चा। तो इनके जो विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय जो हमने सुना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन आपने ये जो बताया है आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये 4 विषय, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। विषय के रूप में परंपरा ने आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ही कहा है जी। और 4 इंद्रियों का, ये बेसिकली 4 इंद्रियों का वो मैकेनिज्म है, ये उसको हम फल के रूप में देखते हैं। एक ही बात, ये शरीर के पार्ट के रूप में है, वो इंद्रियों के विषय के रूप में। जी ठीक है, और बात करेंगे। हाँ जी, हो गया। भैया मुझे कल क्या समझ में आया कि हमारे 5 इंद्रियां, 4 विषय, हमारा मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, ये सभी हमारे भाव और विचार पर ही टिका हुआ है, क्योंकि सभी जितने कार्य करते हैं ये भाव, विचार, अभाव और अंतर्विरोध से ही करते हैं। इनमें हमारा भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये सब भाव और विचार पर ही तो टिकी हुई है। बिल्कुल। तो आपकी बात से ये आशय जाता है कि अंततः इंद्रियों को भोग। भैया कभी कभी जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो सॉल्यूशन आता है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कभी कभार कि कोई भी घटना किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और किसी के लिए वो कुछ है ही नहीं। एक इंसान उसको सोच के कुढ़ता रहता है और किसी के लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और समझना चाहिए? मतलब इतना ही है कि किसी का अपना जो चेतना का विकास है वो कुछ अच्छी स्थिति में है। जितनी हमारी तैयारी ज़्यादा होगी उतने हमारे पास सॉल्यूशन ज़्यादा होंगे, उतना हम प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। हमारी तैयारी नहीं है, हम रोना गाना करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। कल की चर्चा में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उस पर बात करके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, माइक पीछे माइक होना चाहिए। एक मिनट, पीछे कोई माइक नहीं है? 4 माइक हैं कम से कम, 4 तो है ना। एक आगे, एक पीछे, एक इधर, एक उधर। नमस्ते सर जी। मैं जय किशन दिल्ली से, मैं दिल्ली स्कूल में टीचर हूँ, सरकारी स्कूल में। मेरा ये पहला शिविर है। कल के सेशन में सर हमने ये जो बातें सारी डिस्कस की, मेरा मानना है कि मुझे जो लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, क्योंकि मैंने बाहर भी बातें की हैं, कुछ विद्यार्थी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मुझे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा कोई एग्ज़ाम होना है और उसमें हमें ये चीज़ें काफ़ी फ़िलॉसफी की तरह पढ़ के और उनके जवाब देने हैं। प्रैक्टिकली कनेक्ट का जो था वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा। अभी आगे हो सकता है, मैं इस उम्मीद में हूँ। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये क्योंकि काफ़ी गुड विषय मुझे लग रहे हैं कि एक मैच्योर आदमी जिसकी बुद्धि का एक स्तर तक थोड़ा सा विकास हुआ है, क्योंकि हमारी जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है उसी से पढ़े हुए हैं हम आज तक, और आप लोग भी मेरे ख्याल सब उसी से पढ़े हुए हैं। उसने भी अभी उसकी और प्रैक्टिकली उसकी खाई को पाटते पाटते ही इस एजुकेशन पॉलिसी ने दम तोड़ा है अभी, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी इंट्रोड्यूस हुई है, इम्प्लीमेंट होगी अभी अगले स्तर में स्कूलों में और कॉलेजेस में। तो उससे भी उम्मीद है कि भाई वो उसकी खाई को भरने में कामयाब रहेंगी। लेकिन पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने इसी तरह से याद कर कर के सुख क्या है, भाव क्या है, विचार क्या है, स्वीकृति क्या है, उसको थ्योरेटिकल स्टडी करके पेपर दिए हैं। प्रैक्टिकली हम नहीं हुए थे, इसलिए वो खाई बनी थी। तो ये मेरा कल का जो थोड़ा आग्रह बना इसमें। कोई बात, अभी तो पहला ही दिन था ना। देखिए 1 मिनट के लिए 2-3 बातें बोल देता हूँ। एजुकेशन किसके लिए? मानव के लिए।
और मानव की समझ नहीं बनेगी तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ जाए कि 40 आ जाए कि 50 आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। NCF 2005 बहुत क्लियरली कहता है कि रटंत विद्या से मुक्त करो, ज़िंदगी को क्लासरूम में लाओ, तमाम अच्छी बातें कहता है जी। किसी SCRT की तो हिम्मत नहीं पड़ी उसके आधार पे कंटेंट डेवलपमेंट करे जी। तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने उसके जो भाव बने उसने NCF के रूप में कुछ कह दिया जी। हमारी योग्यता होगी तो कुछ कर पाएंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये लिबर्टी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स ला सके, अपने नए कोर्सेज ला सके जी। कहाँ ऐसे हमने कोर्सेज लाए कि जो ज़िंदगी से कनेक्ट कर सकें, ज़िंदगी की बात कर सकें जी। मैकाले को मरे 250 साल हो गए जी। कहाँ हमने कुछ ऐसा शुरू किया कि हाँ उससे कुछ भिन्न हो। तमाम सोशल स्टडीज़ और तमाम इकोनॉमिक्स और तमाम मनोविज्ञान वेस्ट का हिंदी ट्रांसलेशन है ना। इवन भारतीय परंपराओं में जो काफ़ी, जिसको पतंजलि योग सूत्र से लेके बहुत सारी चीज़ें, कम से कम इस देश ने मन पे तो कोई काम किया है ना, उसकी तो कोई वहाँ जगह ही नहीं है ना। आयुर्वेद जिस तरह से देश की आज़ादी के बाद में दब गया, दबा दिया गया, जो भी कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो पुरातन में बहुत सारा ज्ञान पक्ष जो ज़िंदगी को छूता है वो उसकी हमने जगह नहीं दी, उसके जो भी कारण हों। अभी ये कह रहे हैं कि पहला काम ये है कि मानव समझ में आ जाए तो एजुकेशन पॉलिसी की बात कर सकते हैं। 2020-22 में कुछ भी नया नहीं है, वो एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो बेसिकली एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। इसको पहले कर रहे थे, इसको बाद में कर दो, इसको ऐसे कर दो, हिंदी मीडियम कर दो, इंग्लिश मीडियम कर दो। वो एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहता है। नई एजुकेशन पॉलिसी NEP एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहता है, वो एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में कहता है जी। इसलिए उससे भी कुछ नहीं होने वाला और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी सिस्टम की योग्यता नहीं है। यस सर। जब ज़मीन पे आएगी तो धाराशाही हो जाएंगे। अभी दिल्ली सरकार ने पैरेलल कुछ माइंडसेट करिकुलम डेवलप किए हैं और इम्प्लीमेंट भी हुआ है, चल रहा है अभी, जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम, मेरी सब जानकारी में है, और EMC एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम, और एक और अभी नया आया है देशभक्ति करिकुलम। मैं अपने विद्यालय का देशभक्ति करिकुलम का इंचार्ज हूँ। माइंडसेट करिकुलम है सर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हैप्पीनेस भी बहुत अच्छा लगा कि हम उसमें व्यवहारिक परिवर्तन कुछ बच्चों के, ठीक है, एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी शुरुआत है, पर यात्रा भी शेष है। तो मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में 7 दिन देखते हैं, जो भी हमारी शंकाएं हैं उनको भी लिखते जाइए, धीरे धीरे देखते हैं कि एक दिन कैसे पार करते हैं, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो भी कुछ यहाँ भी कहा जा रहा है, 7 दिन केवल उसका एक एक्सपोजर मात्र है जी। अपने को ठीक लगेगा तो उसकी गहराई में जाएंगे जी। बढ़िया। हाँ जी, मेरा एक सवाल। माइक। मेरा एक सवाल। माइक। हाँ भैया। हेलो। हेलो। नमस्ते। मेरा नाम भरत कुमावत है और मैं उदयपुर से हूँ। कल जैसे कि बुद्धि के बारे में आपने बताया कि उचित और अनुचित जांचने का एक सार्वभौम आधार है बुद्धि, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन कारणों से हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। कल जितनी बात हुई उन्हीं कारणों से। और दूसरा, जैसे भाव के बारे में बताया कि भाव की स्वीकृति ही भाव है, तो ये भाव की समझ और अनुभूति कैसे करें कि भाव तक पहुंच पाए। चलेंगे आगे चलेंगे। इसी भव से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि भव की डेफिनेशन क्या है? वो एक घटना है या एक वस्तु है? और देखिए, वस्तु है और वस्तुओं के बीच में जो आदान प्रदान है उसको हम घटना बोलते हैं। एटम है, मॉलिक्यूल है। अब एटम से मिलके बहुत सारी फिजिकल चीज़ें दिखाई देती हैं और सेल से मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स और बॉडीज़ दिखाई देते हैं, और इनके बीच में कोई एक्सचेंज होता है या इकाई में जब कुछ बदलता है तो उसका नाम घटना है। तो इकाई का अपने आप में होना है, और होना यदि परिवर्तनशील है तो लगातार एक घटना ही है। कुछ घट रहा है, बदल रहा है, उसको हम घटना कह रहे हैं। और जब हम भाव के विश्लेषण पर जाते हैं तो वो क्या एनालिसिस बनता है या एक्सप्लेनेशन बनता है? एनालिसिस बनता है। एनालिसिस बनता है। जब हम बुद्धि की रोशनी में करते हैं तो वो सिंथेसिस हो जाता है, जब हम बिना बुद्धि के करते हैं तो वो एनालिसिस ज़्यादा होता है। हेलो सर, ये भाव की स्वीकृति जो है सर, वो दूसरों में तो हम देख पाते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कर पाते हैं, लेकिन सर स्वयं में नहीं हो पाती सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर कि सर बिजनेस है, बिजनेस रन हो रहा है। थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ भैया इनकी।
क्या कूलर चल रहा है ना, उसमें आवाज़ दब रही है। सर उदाहरण स्वरूप सर कि जैसे सर व्यापार चल रहा है, व्यापार में घाटा हो गया, किसी दोस्त का व्यापार चल रहा है, तो हम सर उसको बोलते हैं कि तूने परिवर्तन नहीं किया समय के अनुसार, तो इसके कारण से तेरा घाटा हुआ। लेकिन सर हम व्यापार कर रहे हैं तो हम ये स्वीकार नहीं कर पाते सर, और ये सर दूसरी चीज़ों में देख सकते हैं कि हम स्वयं स्वीकार नहीं कर पाते होने को, तो इस पर सर थोड़ा प्रकाश है। बिल्कुल ठीक। कोई दूसरा सलाह मांगने आता है तो अपनी सलाह काम आ जाती है, अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाह काम नहीं आ रही। उसका एक ही मतलब है, जब मेरे साथ कोई घटना घट रही होती है तो मुझसे प्रभावित हो जाता हूँ। जैसे डॉक्टर्स को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने परिजनों का ऑपरेशन खुद ना करें, अपनी बेटी का, वाइफ का, क्योंकि अपनों का ऑपरेशन करते समय यदि वो प्रभावित हो गया तो उसका स्किल पूरी तरह से व्यक्त नहीं होगा। इसलिए तमाम स्टेज परफॉर्मर्स थोड़ा ड्रिंक करके या कोई नशा करके परफॉर्म इसलिए करते हैं कि वो सामने वालों की आंखों से प्रभावित मत हो जाए, या आंख में आँख डाल के देखना ही नहीं है, हवा में देख के परफॉर्म करना है, क्योंकि वो प्रभावित हो जाएगा तो उसका स्किल परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो यही सारी बात है। तो हम स्व प्रभावित नहीं हैं, तो बेसिकली बुद्धि वाला पार्ट नहीं खुला है, तो हमेशा हम पर मूल्यांकन, दो ही घटनाएं हैं, स्व मूल्यांकन की पर मूल्यांकन। यदि बुद्धि वाला पार्ट नहीं खुला है, स्व उससे कम में खुलता नहीं, तो मैं स्व मूल्यांकन में नहीं हूँ तो पर मूल्यांकन ही प्रभावित रहता है। पर मूल्यांकन प्रभावित रहता है और मेरे साथ कोई घटना घटी है, अब मैं नॉर्मल हूँ ही नहीं, दूसरे के साथ घटना घटी है तो उस समय मैं नॉर्मल हूँ, इसलिए मैं सही सलाह दे भी सकता हूँ। ऐसी स्थिति। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसको पूरा करेंगे। तो कल जितनी हमने बातचीत की उसमें मुख्य रूप से हमने जीने को एक्सप्लोर करने की, जीने को समझने की कोशिश की। जीने को लेके हमने कहा कि देखो, गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास गाड़ी को समझने से आया, स्वयं के प्रति विश्वास स्वयं को समझने से आएगा। स्वयं को पकड़ना चाहेंगे तो भाव और विचार से ही, भाव और विचार बेसिकली स्वयं का एक्सप्रेशन है, वो मेरा ही एक्सप्रेशन है। भाव और विचार के ऊपर थोड़ी बातचीत हुई तो एक बात ये पता चली कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार में अव्यवस्था है। मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार में अव्यवस्था है। अब ये भी पता चलता है कि मेरे सुख दुख का कारण दूसरा है कि मैं स्वयं हूँ। मेरे सुख दुख का कारण दूसरा है कि मैं स्वयं हूँ। दूसरा मेरे को डायरेक्टली दुखी करता है या वो कुछ ऐसा करता है जिससे मेरा भाव और विचार प्रभावित हो जाता है। जैसे एक आदमी ने गलत व्यवहार किया 10 लोगों के साथ एक साथ किया, 10 के 10 एक समान दुखी होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब ये अंतर क्यों रहता है? क्योंकि कुछ लोग उसमें से ज़्यादा योग्य हैं जीने के मामले में और कुछ लोग जीने के मामले में योग्य नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरे ने मेरे से व्यवहार किया और मैं दूसरे के व्यवहार से बहुत पीड़ित हो गया, प्रभावित हो गया। इसका इतना ही मतलब है कि मुझ में जीने की योग्यता नहीं है। देखिए, अपना सुबह नहा धो के हम सब आईना देख के अपने बाल, अपना चेहरा ठीक करते हैं, है ना? तो अपने चेहरे को देखने के लिए आईना हमारे पास है, लेकिन खुद को देखने के लिए आईना कौन सा है? मेरी शक्ल कितनी भी साफ़ सुथरी सही, मैंने कितना भी फेयर एंड लवली लगाया है ना, लेकिन मेरा क्या होगा? उसकी शक्ल तो मेरे को नहीं दिखती है, उसको देखने का आईना क्या होगा? तो हर व्यक्ति की आँखें या उसके साथ मेरा व्यवहार खुद को देखने का आईना है। अकेले में पता नहीं चलता है। जब मैं आपके सामने शिविर कंडक्ट कर रहा हूँ तो जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है सब सुनाई हुआ है, बहुत सारा ठीक ही है, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ, ऐसा भी बहुत सारा लगता है। लेकिन यदि मैं ही बोलूँगा कि चलो आके आप ही चला लो, तो 10 मिनट में बहुत सारा समझ में आएगा कि गैप्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब है सुनते समय हम अलग भूमिका में होते हैं। तो हमको अकेले बैठ के मुझको लगता है कि हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, मुझको कहाँ गुस्सा आता है छोटी मोटी बात पे। फिर पता चला 5 मिनट बाद ही कोई बात हुई और आप बहुत गुस्सा हो गए, तो आपको पता चला नहीं यार इतना तो गुस्सा होने का नहीं था, लेकिन हो तो गया।
लेकिन जब मैं सामान्य स्थिति में सोच रहा था तब मुझको नहीं लग रहा था कि मेरे को इतनी बात पे गुस्सा आएगा, लेकिन आ गया। उसी तरह से तमाम और सारे एक्सप्रेशन है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, अलग अलग समय में ये अलग अलग इमोशन या अलग अलग आवेश अपने भीतर किस तरह से हमको प्रभावित करते हैं और किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करते हैं। मेरे ना चाहने के बावजूद ऐसी तमाम इच्छा विचार मेरे भीतर आती हैं। दूसरे को पता नहीं चलता है, ये अच्छी बात है ना, लेकिन मुझको तो पता चलता ही है और मेरे भीतर तो एक अपराध बोध होता ही है, गिल्ट होता ही है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मेरे को ऐसा विचार क्यों आता है और मेरे ना चाहने के बावजूद बार बार आता है। इसका मतलब कि मेरे अंदर कुछ मटेरियल है। यदि मेरे सपने में जो कुछ आता है, मेरे मुंह से जो कुछ निकलता है, मेरे विचार में जो कुछ चलता है, कोई मटेरियल मेरे अंदर है तभी चल रहा है ना। यदि मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, इसका मतलब गाली अंदर रखी है चित्त में। मेरे भीतर किसी को लेकर नेगेटिविटी आती है तो वो रखी है अंदर, चाहे मैं उसको 24 घंटे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रखा तो है माल। तो ऐसा कितनी तरह का माल अंदर रखा हुआ है। इस शरीर का भी हो सकता है, पूर्व शरीर यात्राओं का भी हो सकता है। ये चित्त में कितना बड़ा मटेरियल अंदर रखा हुआ है और वो समय समय पे उभर के आते रहता है। और उसी को हम बोलते हैं कि कभी कभी बैठे बैठे अचानक लो फील होता है ना, उदासी जैसा महसूस होता है। कोई दिन थोड़ा अच्छा भी महसूस होता है। अच्छा जब महसूस होता है तो कोई अच्छा किया हूँ ऐसा भी नहीं है, जब बुरा महसूस होता है कुछ बुरा किया हूँ ऐसा भी नहीं। इसका मतलब है अपनी ही चित्त की स्थितियाँ हैं और उसमें अलग अलग तरह के परिवर्तन, अलग अलग तरह के इमोशंस उभर के आते रहते हैं और उनको हमको फेस करना होता है। तो दोस्तों, अपनी स्किल्स को लेके हमने बहुत मेहनत की है, ऑब्जेक्टिवली उस पर हमने बहुत काम किया है। और एक समय था जब मुझको बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, कंप्यूटर नहीं आता था, है ना, तमाम लैंग्वेज नहीं आती थी, तमाम स्किल्स नहीं आती थी। 20, 22, 25, 30, 40 साल की जर्नी में आज मुझको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, बहुत सारे काम आते हैं। लेकिन मेरे भाव और विचार की दुनिया उतनी ही अनटच्ड है, बल्कि वो और ज़्यादा पहले से वो ठीक हुई है कि और कॉम्प्लिकेटेड हुई है। अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान की तलाश में मैंने कितने लोगों को निपटाया है। अपनी पहचान की तलाश में जो कुछ मेरे भीतर नेगेटिविटी से गुजरा हूँ, है ना, उसके लिए कितना उटपटांग सोचा है। इंद्रियों को लेके क्या कुछ मेरे अंदर से नहीं गुजरा है ना। किसी को पता हो ना हो, मुझको तो अपना पता होता ही। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तो जितना ऑब्जेक्टिवली मैंने स्किल्स पे काम किया है, शरीर पे काम किया है। आप कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उतना ऑब्जेक्टिवली ज़िंदगी पे काम करने का हमारे पास कोई टूल्स ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था, है ना। तो धर्म धक्के में किसी को अच्छा दोस्त मिल गया, उसको लगता है दोस्ती से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। किसी को दोस्त ने धोखा दे दिया, उसको लगता है कोई किसी का नहीं है। तो अभी हमारी कंडीशनिंग अपनी ज़िंदगी में घटी घटनाओं से बनती रहती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। किसकी ज़िंदगी में कैसी घटनाएं घटी हैं, मुख्य रूप से घटने वाली घटनाएं और हमारा व्यवसाय, हमारा मानसिकता को बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। हम जिस प्रोफेशन में होते हैं, जिस व्यवसाय में होते हैं और जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, तो घटने वाली घटनाएं और प्रोफेशन मिला के हमारी मानसिकता का बड़ा भाग है जो माइंडसेट हमारा तैयार होता है। लेकिन ये माइंडसेट को जिस तरह से हम एक कॉलेज जाके स्किल सीखते हैं, किसी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह में जाके अपनी कोई काम सीखते हैं, क्या उस तरह से ये भाव और विचार की भी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, भाव और विचार की भी कोई क्लास हो सकती है, इस पर भी ऑब्जेक्टिवली काम किया जा सकता है। ये काम की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली स्किल को चलाने वाला कौन है, स्किल को यूज़ करने वाला कौन है। तो स्किल को यूज़ करने वाला तो भाव और विचार है। इसलिए स्किल हमारे पास बहुत आई, भाव और विचार की क्वालिटी नहीं है, तो बंदर के हाथ में उस तरह हो गया, है ना। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम IAS हो गए। मैंने अहमदाबाद में एक शिविर किया था, पुलिस एकेडमी अहमदाबाद। तो उसमें 3 IPS ऑफिसर थे, 60 DYSP न्यूली अपॉइंटेड थे और 70-80 पुलिस इंस्पेक्टर्स थे। वहाँ के DG पुलिस एकेडमी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, वो खुद भी बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर और फिर IRS, फिर IPS, वाइफ उनकी IAS थी।
और एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला IPS ऑफिसर इंडिया का, और ब्लैक कैट कमांडो। ठीक, तो अपनी तरह से बहुत एनर्जेटिक बंदा था और बहुत कुछ उसने अपने लेवल पे किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैंने विलिंगली ये पोस्टिंग लिया है, क्योंकि बेसिकली उसको काला पानी पोस्टिंग, जहाँ भी मलाई नहीं हो उसको काला पानी पोस्टिंग बोलते हैं। तो मैंने विलिंगली ये पोस्टिंग लिया है क्योंकि मेरा शौक़ है ना, ट्रेनिंग देने का और ये सब का। तो हमारे यहाँ जो लोग आते हैं हम उनको बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, चाहे कमांडो ट्रेनिंग हो, फॉरेंसिक ट्रेनिंग हो, हथियार की ट्रेनिंग हो, और जो कुछ भी उनके करिकुलम में शामिल होगा। पर हमारी एक बहुत गहरी पीड़ा है। पीड़ा क्या है? जो भी ट्रेनिंग हमने दिया है उसका उपयोग ये समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। कितना बढ़िया। ये प्रॉब्लम पुलिस एकेडमी की है कि हम सबकी है ना? ये प्रॉब्लम हम सबकी है। एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग स्किल्स आती हैं लेकिन वो पुल बेच के खा जाएगा। एक डॉक्टर को मेडिकली बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो इलाज करने के लिए आया है, वो किडनी बेच के खा जाएगा। एक IAS देश बेच के खा जाएगा। एक नेता तो पूरा सब कुछ ही बेच देने को तैयार हो सकता है। सभी जगह अच्छे लोग होते हैं, ये मेरे को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं, तो अच्छाई को महिमा मंडन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये भाव और विचार की दुनिया पे ऑब्जेक्टिवली काम नहीं किया है, तो हमने अपनों से दुख पाया है। कौन अपने अपनों को दुख देना चाहता है और कौन अपनों से दुख पाना चाहता है। लेकिन भारत के कोर्ट्स में 64% केसेस भाई भाई के बंटवारे के केसेस हैं, है ना। इन सारे आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि भाव और विचार की दुनिया पे हमारा कोई अधिकार नहीं है और उस पर हमारी कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पे आके तो लगता है कि जब हम सही अर्थों में एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का पहला काम है कि उसको अपने मानव होने का एहसास हो सके, मानव होने का पता चले, और अपने भाव और विचार को, मेरा भाव और विचार मुझको नियंत्रित करेगा कि मैं मेरे भाव और विचार को नियंत्रित करूं। जैसा मेरा भाव और विचार होगा वैसे मैं मेरी स्किल्स को यूज़ करूंगा। मेरी सारी स्किल्स को यूज़ करके मेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाए कि 60 की उम्र में पहुंच के मैं लुटा हुआ महसूस करूं, है ना। ये सारी क्लैरिटी तो इन बच्चों के यहाँ मौजूद होने से अच्छी बात यह है तो एक तरीका ये हो सकता है कि ये 40 के हो जाएं, सारा धर्म धक्का खाएं और 40 तक लहू लुहान हो जाएं। हमारा धर्म अभी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। हम धर्म के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। एक आदमी किसी स्कूल में जाता है, वहाँ से एक मानसिकता लेता है, उसको 40 साल 20 साल प्रैक्टिस करता है, लहू लुहान जब हो जाता है तो उसको फिर कोई गुरुजी याद आते हैं, कोई साधना याद आती है, कोई धर्म याद आता है। तब तक तुम्हारे शरीर का ऐसी जान निकल गई, अब तुम्हारी कहाँ हिम्मत बची है कुछ नया खड़ा करोगे। फिर तो जो अब तक उल्टा सीधा किया है उसी को सेटल करने में ज़िंदगी चली जा रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में है वहाँ से ज़िंदगी शुरू हो जाए, वहाँ से ज़िंदगी शुरू हो जाए तो कुछ बेहतर खड़ा हो सकता है। 2 रोटी कमाने के लिए 20 साल मेहनत करते हैं, 25 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है ये हम सबको पता है। ठीक, ज़िंदगी पाने के लिए कितने साल मेहनत करें, कोई तो इसके साथ एक न्याय करेंगे कि हाँ कितने साल मेहनत करें। हमको लगता है एक शिविर करने से ज़िंदगी बन जाती, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये भाव और विचार की दुनिया पे हमारा अधिकार आ जाए, इसकी भी एक यात्रा है। कोई स्किल को ठीक से सीखते हैं, तमाम इंजीनियरिंग करके हमको कुछ नहीं आता है ना। इंडस्ट्री में जाके पहली बार पता चलता है कि यार किताबें पढ़ के आ गए। 5-10 साल वहाँ मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हम किसी लायक हुए हैं। ठीक, तो मेरे को लगता है कि ये भाव और विचार की दुनिया पे, और जितने यंग जनरेशन है, अच्छी बात है कि यंग जनरेशन से लेके सारे लोग हैं, तो जिनको बढ़िया समझ में आएगा आपस में शेयर करना, है ना, आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए, तो स्वयं के प्रति विश्वास को लेके हमने बात किया, भाव और विचार पे बात किया। इसलिए 2 बढ़िया सूत्र हैं। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही स्वयं की अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही स्वयं की अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। तो अपनी योग्यता को जांचने का ये बैरोमीटर है कि मैं कितना योग्य हूँ ज़िंदगी के मामले में।
अभी तो कोई सामने नहीं कहता है, कोई तीसरा ही बताता है वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, अपने तो फ्राइड करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। स्वयं की योग्यता का एक ही मतलब है, मैं स्वयं में विश्वास से परिपूर्ण हूँ। स्वयं में विश्वास होगा तो मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता, और मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होता हूँ, इसका मतलब स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है। बढ़िया। तो ये चर्चा करने के बाद कल हमने भाव और विचार पे चर्चा किया था, और भाव पे काफ़ी चर्चा हुई। कितने लोगों को भाव समझ में आ रहा है और वो अपने भीतर ये फील कर पा रहे हैं कि मेरी भाव की दुनिया कैसी है, और जहाँ अभाव है वो क्यों है, और जहाँ भाव है वो क्यों है? ऐसा कितने लोगों का ध्यान कल चला गया? हाथ उठाइए। हाँ जी, जिनका नहीं गया है वो उठाइए। नहीं समझ में आ रहा है अभी? ओ तो एक काम कीजिए, सभी अपनी अपनी कॉपी में अपनी स्वयं के लिए स्वीकृति अस्वीकृतियों की लिस्ट बनाएं। सभी अपनी अपनी कॉपी में आपके शरीर के लिए आपकी स्वीकृतियां और अस्वीकृतियां, आपके भाव और विचार के लिए आपकी स्वीकृतियां और अस्वीकृतियां, इसकी एक लिस्ट बनाएं। तो ये क्लियर हो जाएगा। मेरे शरीर को लेके कहाँ कहाँ मेरी स्वीकृतियां हैं और कहाँ कहाँ मेरे को अस्वीकार है। और मेरे भाव और विचार को लेके और मेरी पूरी ज़िंदगी को लेके, फिर चाहे जॉब है ना। कई लोगों को लगता है हम मेहनत बहुत करते हैं, रिज़ल्ट कम आता है, तो ये एक अस्वीकृति है। तो जहाँ जहाँ भी मेरी ज़िंदगी में अस्वीकृतियाँ हैं, उनको एक बार लिखने की कोशिश करें। है स्वीकृति को फिर से बोलूं? माइक लीजिए, माइक लीजिए। माइक। सर जैसे मेरा नाम कृष्णा दमानी है, ये वो सिंपल वर्ड है, मतलब क्या हुआ कि स्वीकृति है, स्वीकृति मतलब ऐसे है? अरे यार, कोई चीज़ को तुम स्वीकारते हो, कोई चीज़ को नहीं स्वीकारते हो, इतनी बात, इसमें क्या दिक्कत है? स्वीकारते हो तो स्वीकृति है। जैसे अभी तुम शिविर कर रहे हो, स्वेच्छा से आए हो कि लाए गए? नहीं, इच्छा से। थोड़ा माइक ऊपर कर लो। इच्छा से आया हूँ। इच्छा से आते हो, तुमको स्वीकार होता है। तो शिविर करने के प्रति तुम्हारा भाव कैसा है? भाव है कि अभाव है? भाव है, अच्छा लग रहा है। भाव माने, भाव का मतलब ही है जो आपके लिए सुखदायी होता है। तो यदि आप स्वेच्छा से आए हो तो आपको ठीक ही लग रहा है, आप स्वेच्छा से बैठे हो। शिविर में जब भी कोई ऐसी बात होती है जो आपको समझ में नहीं आता है, तब कैसा लगता है? नींद आती है। मतलब नींद आती है, क्योंकि आदमी सुख चाहता है। समझने में सुख नहीं मिलेगा तो नींद में सुख पाएगा। धंधा अपना सुख का है। नहीं, वो नेचुरली भी ऐसा ही है, मतलब मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, और जब समझ में आता है तब कैसा लगता है? तब और मोटिवेशन मिलती है, और पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के। उस समय में आपको कंटेंट स्वीकार हो रहा होता है। स्वीकार होता है तो आदमी सुख और ज़्यादा चाहता है, तो और समझने की इच्छा होती है ना। तो ये अपने में हमने देख लिया कि हाँ, जब स्वीकृति होती है तो हमारा भाव
आप दोनों को जोड़ के देख लो, जब आप स्वीकारते हो तो उस समय भाव कैसा है, जब आप अस्वीकार करते हो तो उस समय भाव कैसा है। हर घटना में करके देख लो। मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो शब्द हैं, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा नज़दीक है जब मैं कोई चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि अस्वीकार करता हूँ। इसको और खुलेगा आगे, अभी प्रारंभिक लेवल पे इतना है, आगे और खुलेगा तो और क्लैरिटी बनेगी। कुछ चीज़ें ना थोड़ी हो सकता है अभी हम शुरुआती दौर में हैं तो उतनी क्लियर नहीं हो रही हैं, आगे जाके और क्लियर होंगे। हाँ जी, हाँ बेटा। सर जैसे इसमें जो स्वीकृति जैसे हम लिखेंगे वो भी तो हमको स्वीकार ही होती है। जैसे मैं लिखूँगा कि मैं वो शरारत करता हूँ, ये मुझे स्वीकार नहीं होती है, पर वो एक ना एक पॉइंट पे हमको स्वीकार तो होती है। हाँ, जैसे हम किसी को, जैसे हम आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं तो छेड़ने के पीछे हम क्या, कि हम एक दूसरे को क्यों छेड़ते रहते हैं, कोई कमेंट करते हैं, कुछ छेड़ देते हैं, है ना, आपस में दोस्तों में ऐसा चलता रहता है। तो एक तो ये समझ में आए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, तो मूल में है कि हम एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। जीने का समझ नहीं है। देखिए जितने भी सारे गेम्स हैं ये भी क्या चीज़ है, जैसे क्रिकेट एक बड़ा गेम है ना, तो टेक्निकली देखेंगे तो क्रिकेट कितना है, एक आदमी बॉल फेंकता है, एक मार देता है, एक उठा के ले आता है, इतना ही है। उसको दो लोग भी खेल सकते हैं, पीछे दीवार होती है, एक मार देता है, एक उठा के फेंक भी देता है, उठा भी लेता है। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 11 होते हैं, 22 होते हैं, 2200 होते हैं, क्या चीज़ का मज़ा है। तो आदमी में 2 चीज़ें हैं, एक तो वो आदमी के साथ जीना चाहता है, दूसरा उसके पास स्किल है। स्किल और समझ दोनों का कॉम्बिनेशन के रूप में हम आदमी के साथ जी रहे होते हैं। जब एक बॉलर बॉलिंग करता है तो उसका स्किल क्या है, तुम कितना भी रोको मैं विकेट में घुसा दूंगा। जब एक जन फील्डिंग करता है तो उसका स्किल क्या है, तुम कैसा भी मारो मैं बाउंड्री तक नहीं जाने दूंगा। और बैट्समैन का स्किल क्या है, तुम कैसा भी बॉल दो मैं बाउंड्री के बाहर भेजूंगा। ठीक, सबके अपने अपने स्किल्स हैं, लेकिन इस बीच में वो एक दूसरे के साथ जी भी रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ साथ हैं। अभी हम कोई भी बात करेंगे तो हमारे पास एक दूसरे के साथ टिकने की जगह नहीं है, तो वो खेल माध्यम बन गया कि हम 10 लोग साथ साथ रहे, 22 लोग साथ साथ रहे। तो बेसिकली दोस्त भी जब एक दूसरे को छेड़ रहे हैं तो इसका इतना ही मतलब है कि बेसिकली पॉजिटिवली उनको जीने की समझ नहीं है, तो कोई चुटकुला मार दिया, कोई किसी का मजाक उड़ा दिया, लेकिन मजाक उड़ाते उड़ाते कोई चीज़ ऐसी हो गई जो सामने वाले को अस्वीकार हो गई। जब आप दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो आपको स्वीकार होता है, जहाँ तक वो भी उसमें एंजॉय करता है वहाँ तक उसको भी स्वीकार होता है। एक सीमा के बाद जहाँ आप उसको स्वीकार नहीं होता है, उसके लिए वो अपमानजनक हो जाता है ना, वहाँ उसको अस्वीकार हो जाता है, तो आपस में फिर लड़ाई हो जाती है, फिर कहना पड़ता है नहीं नहीं मेरा तो ऐसा मतलब नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो बेसिकली एक दूसरे के साथ जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मूल में भाव ये है कि हम जीना चाहते हैं, क्योंकि मानव को जब भी खुशी मिलेगी मानव के साथ जी के मिलेगी या अपने भाव और विचार के साथ मिलेगी, तो ये नेचुरल है। क्योंकि जीने का सिलेबस हमारे पास नहीं है, जीने का कंटेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि आपस में या फिर चुगली करना, ये भी क्या चीज़ है, ये भी इतना ही चीज़ है कि हम 2 लोग बैठ के पहले तो आपस में हार्मनी के साथ होना चाहते हैं। 2 लोग आपस में, मैं बोलूँ आपको स्वीकार हो जाए, आप बोलो मेरे को स्वीकार हो जाए। या एक दूसरी स्थिति है, मैं बोलूँ आपको स्वीकार ना हो, आप बोलो मेरे को स्वीकार ना हो। दोनों में कौन सी स्थिति सुखदायी होगी? दोनों को जब स्वीकार हो, दोनों को स्वीकार हो। तो दोनों के पास ऐसी कोई अच्छी बात करने के लिए है ही नहीं जो दोनों को स्वीकार होगी। तो फिर क्या करना पड़ता है, एक तीसरे को बीच में रखना पड़ता है। तो एक लात मैं मारूंगा, फिर एक लात तुम मारोगे, वो तो ऐसा था, वो तो इतना ख़राब है, मैंने तो समझाया था, वो सुनता कहाँ है, वो तो ऐसा ही है। तो दोनों मिलके किसी एक की बुराई करने पे सहमत हो जाते हैं। इस बीच में दोनों एक हैं और जो तीसरा है वहाँ मौजूद नहीं है, तो अस्वीकार करने वाला तो वहाँ मौजूद है नहीं। तो इस बीच में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम दोनों मिलके एक ही बात कर रहे हैं और दोनों हम साथ साथ हैं इस मामले में। तो मूल में जाएंगे तो आदमी आदमी के साथ जीना चाहता है, जीने की हमारे पास समझ नहीं है, जीने का कंटेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नेगेटिविटी या कुछ खेल या कुछ और चीज़ों के साथ 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 जी लेते हैं। जीने का स्वयं में विश्वास और वो जीने का कंटेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए ये सब करते हैं।
ये सब 100% गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब जीने का कंटेंट होगा तो इसको कितना उसमें मिलाना है फिर वो तय हो जाएगा। मैं कह पाया? बात पहुँची? पता नहीं आपने क्या पूछा और मैंने क्या बोला, दोनों में कुछ हवा में हो गया। जो हमको अस्वीकार होता है, जो हमको पता नहीं होता है, जो चीज़ हमें स्वीकार होती है, जो हमसे स्वीकार नहीं होती वो हमको पता नहीं होता है। पता ही होता है, पता नहीं होता है, लेकिन जब सामने आती है तो आपको ठीक नहीं लगता है तो आप अस्वीकार कर ही देते हो। तो देखो इस चर्चा से अभी इतना ही निकल रहा है कि अपने में केवल इतना जांचना है कि जब मैं कोई चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट कर पाता हूँ, इसका नाम सुख है, इसका नाम भाव है। जब मैं कोई चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, इसका नाम अस्वीकृति है, इसका नाम बेचैनी है, इसका नाम दुख है। अभी के लिए इतना रखें, धीरे धीरे और खुलेगा। बढ़िया, आगे चलें, आगे चलें, चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए स्वयं के प्रति विश्वास को लेके जितनी हमने बातचीत की है उसमें अब हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि हाँ, कम से कम इतनी बात तो हो रही है कि ये भाव क्या है कि जब भी मैं कोई चीज़ को स्वीकारता हूँ उसका नाम भाव है। मैं अस्वीकार कर देता हूँ लेकिन मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, है ना। किसी भी एक आदमी के साथ उठते बैठते हुए हम संबंध हमको स्वीकार होता है, लेकिन वो कोई ऐसी हरकत करता है कि हमको संबंध अस्वीकार हो जाता है। तो मैं चाहता तो हूँ कि हमारे बीच में हार्मनी रहे, लेकिन आपने कोई ऐसी बात कर दी है या मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे वो संबंध अस्वीकार हो रहा है। यही पीड़ा है। जिस चीज़ को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ वो अस्वीकार हो रहा है। मैं अपने आप को स्वीकार करना चाहता हूँ कि अस्वीकार करना चाहता हूँ? स्वीकार ही करना चाहता हूँ, लेकिन कोई चीज़ ऐसी मेरे अंदर अटक गई है ना। मैंने किसी हाइट को स्टैंडर्ड मान लिया है, कलर को मान लिया है, एजुकेशन को मान लिया है, जॉब को मान लिया है, उपलब्धि को मान लिया है। यदि मैंने उसको सफलता का मापदंड मान लिया है और सफलता के मापदंड में मैं पूरा नहीं उतर रहा हूँ, तो अब मैं अपने आप को स्वीकारूंगा कि नहीं स्वीकारूंगा? तो मैं अपने आप को नहीं स्वीकार पाऊंगा, है ना। पिछले शिविर में एक लड़की थी तो कहती थी मेरे को हाइट को लेके बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। अब हाइट को लेके कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या करेगा? वो 4 इंच का हील पहनेगा, कहीं तो उसको भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने में तो पता ही है। तो इसका मतलब है फिर धीरे से समझ में आएगा कि हाइट का आदमी की ज़िंदगी में कोई रोल है नहीं, है ना। बल्कि ज़्यादा हाइट वाले लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। सारे हाइट वाले लोगों को बैक पेन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर में उसको संतुलित रख पाना, है ना। तो सबसे अच्छी हाइट 5.5 फीट प्लस माइनस भारतीय परिवेश को देखेंगे तो, है ना। तो खैर 5.5 फीट रहे कि 6 फीट रहे कि 5 फीट रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी पे। जब ज़िंदगी समझ में आएगी तब, है ना। तो धीरे धीरे ज़िंदगी खुलने दें, फिर ये तमाम फैक्टर्स खुलेंगे। तो मैं तो स्वयं को स्वीकारना ही चाहता हूँ, मैं तो संबंध को स्वीकारना ही चाहता हूँ, मैं तो समाज को बहिर्मुख देखना ही चाहता हूँ, मैं तो सब जगह पॉजिटिव ही चाहता हूँ। लेकिन जब नहीं है वही पीड़ा है। मैं उसको स्वीकारना चाहता हूँ लेकिन वो कुछ ऐसा है जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता। कल किसी बहन ने ये भी कहा था इसका मतलब सब कुछ स्वीकार लो, है ना। कल लास्ट में ही चर्चा में आया था, यदि भव की स्वीकृति भाव है और भाव ही सुख है, यदि भव की स्वीकृति भाव है और भाव ही सुख है, तो सुखी होना है तो सब कुछ स्वीकार लो। लॉजिक तो ठीक है, लेकिन कैसे निकलेगा? तो यहाँ ये निकल के आया कि स्वीकृति किसके लिए? स्वीकृति व्यवस्था के लिए कि अव्यवस्था के लिए? तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। तो शरीर का व्यवस्थित होने का मतलब शरीर का स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ शरीर स्वीकार होगा कि बीमार शरीर स्वीकार होगा? स्वस्थ शरीर स्वीकार होगा। अब बीमार हो ही गया है तो उसका सॉल्यूशन है तो वो स्वीकार हो जाता है। कोई डॉक्टर बोल दे कि अब कभी ठीक नहीं होगा और 4 महीना तुम्हारे पास है, तो हमको मृत्यु स्वीकार हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं। आपकी मनोस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपको आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझको ये स्वीकार है और आपको एग्जिट मारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम उतनी ही है कि कोई घटना घट रही है और मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ। परिवार अपना शिकायत मुक्त अभाव मुक्त रहे ये स्वीकार है कि परिवार में शिकायत और अभाव रहे ये स्वीकार है। परिवार व्यवस्थित हो यही स्वीकार है।
मेरा मन व्यवस्थित हो यही स्वीकार है, समाज व्यवस्थित हो यही स्वीकार है, देश धरती व्यवस्थित हो यही स्वीकार है। तो इससे ये भी समझ में आया कि जो भाव है वो तो व्यवस्थित है, मूल में जो भाव है वो तो व्यवस्थित है। अव्यवस्था मानव को स्वीकार नहीं होता है, व्यवस्था ही मानव को स्वीकार होता है। नेचर में जो कुछ भी है, नेचर में एक भी चीज़ पे हाथ रख के बताओ जो आपको अस्वीकार हो जाए। नीम के पत्ते ऐसे नहीं होते, ऐसे होते, आम की हाइट ऐसी होती है ना। नेचर में मानव के शरीर को भी देखो, मानव के शरीर को भी देखने से उंगलियां 10 की जगह 20 होती, ऐसा कितनी बार ख्याल आया? ऐसा तो ख्याल नहीं होता। आदमी की हाइट 20 फुट होती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा भी ख्याल नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि नेचर में जो कुछ भी है वो किसी नियम से है, और मानव भी उसी नियम को समझ के उसके साथ में स्वीकार भाव में आ ही जाता है। धीरे धीरे उसको देखते हैं। तो चलिए, यदि स्वयं के प्रति विश्वास है तो इसका मैनिफेस्टेशन, स्वयं के प्रति विश्वास है तो मैं समस्या की फैक्ट्री हूँ कि समाधान की फैक्ट्री हूँ? तो ये ऐसा मानव शिकायत मुक्त मानव होता है, ऐसा मानव शिकायत मुक्त होता है, क्योंकि इसके पास समाधान होता है, ये समाधान संपन्न होता है, इसके पास सॉल्यूशन होता है। ऐसे मानव का मैनिफेस्टेशन संबंध में संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखाई देता है। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि स्वयं के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास के रूप में आती है? यदि स्वयं के प्रति विश्वास है, यदि बल्ब जलेगा तो रूम में रोशनी हो ही जाएगी। हाँ बोलिए। जब आपको स्वयं में कॉन्फिडेंस होता है तो फिर जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका ध्यान समाधान की तरफ जाता है, आपका माइंड वहीं पे जाएगा। और यदि आपके अंदर खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसमें ही उलझे रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, इसी तरह से। तो जब आपका अपने में कॉन्फिडेंस होता है तो आपको उसका आगे जाके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लोगे, तो आपका मन शांत रहेगा और वो समाधान निकाल ही लेगा। तो ये तो हुआ स्वयं के बारे। अब संबंध के प्रति विश्वास उसको कैसे आएगा? संबंध के प्रति विश्वास एक व्यक्ति का मामला है कि दोनों का मामला है? दोनों का मामला है। तो दोनों में ये कैसे घटित होगा? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। सर, स्वयं के प्रति विश्वास, जैसे मैं हूँ, अपने ऊपर बता रहा हूँ कि अभी हमारी 2 बेटियाँ हैं, तो वो दिल्ली पढ़ने गई हुई हैं, यहाँ हैं भी, तो हमको कभी भी उनके प्रति अब विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमको खुद के प्रति विश्वास है कि अगर हम अच्छे हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो भी कहीं गलत नहीं करेंगे। तो कभी मैं उनके प्रति इंक्वायरी नहीं करता हूँ। जैसे हमारी बड़ी बेटी है, 3 साल रह के आई, तो कभी भी आप वीडियो कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे रूममेट के सारे गार्जियन वीडियो कॉल करते हैं कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। तो आप कभी न देखने आते हैं न पूछने आते हैं, बस बात भी हुई तो पूछ। वीडियो कॉलिंग बहुत ज़बरदस्त मामला हो गया। मैंने दिल्ली में अभी कहाँ शिविर किया था, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो वाइफ हस्बैंड को घर से निकल के ऑफिस में जाके वीडियो कॉल करेगा, फिर दोपहर में वीडियो कॉल करेगा, शाम को वीडियो कॉल करेगा, है ना। 24 घंटे वो कैमरे में है, निगरानी में, ऐसा। लेकिन सर वहीं पे हमारी वाइफ हैं, वो हमेशा हर घंटे हमको फ़ोन करती रहती हैं। उनको संबंधों के प्रति या हमको उनके प्रति विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं, तो अभी कहाँ हैं। तो हम सोचते हैं कि अभी हमारी बेटी है, वो ज़्यादा बताएगी कि क्या मतलब गार्जियंस का हो रहा, अगर आप इजाज़त दें। बढ़िया है, खुलने दो धीरे धीरे तार। क्या भाभी जी यहीं हैं? हाँ, तो भाभी जी बताएंगी, तो वही जो 2 कॉल कर रहा है वही बताएगा, हमको क्या मालूम क्यों कर रहा है। क्या पता आपको ज़्यादा प्यार करती हो, आपके बिना मन नहीं लगता हो। बोलो भाभी जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे गार्जियंस हमारे ऊपर भी हैं,
वो जहाँ 10 बजता है तो कहते हैं कि फ़ोन करो कहाँ है इस समय, तो मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि आप कहाँ हो। तो वो अगर मेरा अविश्वास समझे या जो भी हो, इतनी सी बात आपसे पूछी नहीं गई। या कभी कोई ज़रूरत ही रहती है, आदमी फ़ोन करके पूछता है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो ठीक ही करती। कहाँ हो एक जनरल बात है, एक कहाँ हो, क्योंकि क्या हो गया कि हमको एक अपने में एक फीलिंग है कि वो कहाँ हो, ऐसा एक चित्रण आ जाता है कि कहाँ हो। तो हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि आप कोई गलत जगह हो गए, एक जनरल है। फ़ोन करने वाला पहले ये फ़ोन करके कि कहाँ हो, तो उसको चित्रण बन जाता है, अच्छा वहाँ खड़ा है, तो फिर उससे कनेक्ट होने में और थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा। हाँ जी, आगे चले तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा, हाँ भैया प्रतीक नाम है भिलवाड़ा से। जैसे मैं स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मैं अपनी मूल चाहत को समझ चुका हूँ कि मेरी मूल चाहत तो सुख है और समाधान पूर्वक मैं सुखी हो सकता हूँ, और एग्जिस्टेंस में जो भी मानव है, जो भी व्यक्ति है, उसकी भी मूल चाहत वही है जो मेरी है। तो अगर वो उसकी चाहत वो पूरी हो जाएगी, जो क्योंकि बेसिक नीड सबकी एक है, तो इससे मैं स्वयं के प्रति विश्वास मतलब मैं समाधान मुक्त हो गया, तो सामने वाला भी समाधान पूर्वक सुखी हो सकता है, मैं भी समाधान पूर्वक सुखी हो सकता हूँ, तो उससे संबंध में एक विश्वास आ जाता है ना। बहुत सिंपल सी बात इतनी है कि मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। मेरे को अपना भाव और विचार हैंडल करना आ गया है, मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो, सामने वाला भी ऐसा जीना चाहता ही है, और यदि मेरे साथ रहने से उसके भाव और विचार भी व्यवस्थित होने लगते हैं तो हमारे बीच में हार्मनी होगी कि नहीं होगी। तो जो सामने वाला चाहता है उसको वो पाने ही लगता है ना, इसलिए दोनों के बीच में हार्मनी हो सकती है। इस रूप में हम संबंध के प्रति विश्वास को पा जाते हैं। संबंध के प्रति विश्वास को पाने का मतलब है कि संबंध शिकायत मुक्त है। ऐसा हम चाहते ही हैं कि संबंध हमेशा के लिए शिकायत मुक्त हो। यदि एक व्यक्ति स्वयं में भाव और विचार की तृप्ति के साथ में जीता है, अभी इसको हाइपोथेसिस ही माने बेशक, है ना, कैसे होगा पे आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी जब मैं कह रहा, जब जैसा कि कहा कि हाँ आप जो कुछ कहा जा रहा है उसको सुन पाएँ, यदि आपको लग रहा है ये हो ही नहीं सकता तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि नहीं, सभी ऐसा चाहते हैं कि नहीं। यदि मैं भी ऐसा चाहता हूँ और दुनिया के सभी लोग ऐसा चाहते हैं तो इसका मतलब इसके होने की कोई व्यवस्था है ही, धीरे से उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति स्वयं में विश्वास के साथ होता है, अपने संबंध की तृप्ति के साथ होता है, तो इसका मैनिफेस्टेशन परिवार में समृद्धि के रूप में आता है। इस बोर्ड पे वो आ रहा है जो अगले 6 दिन हम करने वाले हैं, है ना। तो पहले वो पिक्चर पूरी आ जाए कि अगले 6 दिन में हम क्या करने वाले हैं। तो परिवार में समृद्धि के रूप में दिखाई देता है। ऐसे परिवार को हम कह सकते हैं कि अभाव मुक्त परिवार है। देखिए, थोड़ा सा ये समृद्धि शब्द को समझने की ज़रूरत है। इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। समृद्धि को समझने के लिए हम 3 शब्दों पे बात करेंगे। एक तो हम गरीबी पे बात करेंगे, अमीरी पे बात करेंगे और समृद्धि पे बात करेंगे। जैसे 2 बातें बहुत क्लियर हैं कि किसी साधन की कमी और कमी का एहसास, ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है ना। किसी व्यक्ति के पास साधन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन पड़ोसी की तुलना में वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करे, ये हो सकता है। किसी व्यक्ति के पास साधन तुलनात्मक कम हो सकते हैं लेकिन उसको अपने को लगता है कि नहीं पर्याप्त है ना। ये सब माइंडसेट की बात है। तो मतलब गरीबी की परिभाषा हुआ कि एक व्यक्ति साधन विहीन है, सर्वाइवल के लिए भी साधन कम है, उसको लेके वो दुखी है और पड़ोसियों को देख के अपने आप को छोटा महसूस करता है। इसका नाम दरिद्रता है। तो दरिद्रता मानसिक फिनोमिना है और दुखी होना किसी साधन की कमी के आधार पे मैं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ, ये अपनी मानसिक घटना है।
तो गरीबी का मतलब है साधन विहीन है, दुखी है, दरिद्र है। आगे चलें। अमीर के सामने क्या लिखूं? साधन, साधन, साधन संपन्न, सुख, दुख, सुखी लिखूं? सुखी लिखूं? सुखी नहीं लिखा जा सकता। दुखी, दरिद्र। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में ही देखा है। तो गरीब की गरीबी कितने की? अपने शहर में किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जाओ, उनसे पूछो कि कितना पैसा मिल जाए तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सबसे रईस आदमी से मिलो, उससे पूछो कि कितना मिल जाए तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो पता चलेगा किसका हाल कैसा है। खैर, इसमें जो कुछ भी पॉजिटिव पार्ट है उसको स्वीकार करते हुए, लेकिन ये तो पता चलता है कि एक और इसमें घटना है कि साधन संपन्नता को अमीर स्वयं महसूस कर रहा है कि उसका पड़ोसी बोल रहा है कि उसके पास संपन्न है। वो स्वयं नहीं बोल रहा है। वो स्वयं बोलता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। तो इसका मतलब है किसी के कंपैरिजन में उसको तो बहुत कम ही लगता है, और उसको लेके उसके मन में दुखी होने का और दरिद्र होने का भाव भी आता है, या दरिद्र होने का एहसास भी आता है। तो इसका मतलब है, अमीरी का मतलब है कि फिज़िकली उसके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी के कंपैरिजन में तो संपन्न तो अपने आप को फील नहीं करता है, इसलिए वो अपने आप को दुखी भी महसूस करता है किसी की तुलना में, और मानसिक रूप से भी अपने आप को छोटा महसूस करता है। समृद्धि का मतलब है कि साधन संपन्न हो, ऐसा हम चाहते ही हैं, हम सुखी हों ऐसा भी हम चाहते ही हैं, और अपने साधनों का सदुपयोग कर पाएं ऐसा भी हम चाहते ही हैं। तो साधन संपन्न, सुखी और उदार, साधन संपन्न, सुखी और उदार, ये नई योजना आई है, नया है ना। तो अमीरी और गरीबी दोनों इस धरती का बोझ है। इस धरती की सारी अव्यवस्थाएं अमीरों की मानसिक गरीबी का एक्सप्रेशन है, ऐसा भी कहा जाए तो क्या बुरा है। जो भी उसमें पॉजिटिव पार्ट है उसको स्वीकारते हुए, इस धरती की सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी का एक्सप्रेशन है, और सभी गरीब अमीर होना ही चाहते हैं, और शिक्षा उसके लिए सबसे बड़ा टूल है। तो वर्तमान शिक्षा की सारी इज्जत ज़्यादा इसी बात की है कि इसको पढ़ने से एक जॉब मिलेगी और जॉब से पैसा मिलेगा। जिस भी कोर्स में जॉब मिलना कम हो जाती है वो कोर्स बंद होना शुरू हो जाता है, और जिस इंस्टीट्यूशन में पैकेज जितना बड़ा मिलता है उसकी एजुकेशन का सम्मान उतना ज़्यादा है। तो सारा मामला केवल और केवल पैसे से जुड़ा है, बाकी सब पैकिंग है, बाकी सब बातें हैं। तो अभी की दुनिया को देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है, और बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं ये माँ बाप की सफलता है। पैकेज, हमारे लड़के का ना 36 लाख का पैकेज लगा है। सारी सफलता इसी बात की है कि पैसा मिला है। संबंध का क्या हुआ, बोले उसकी मत पूछो। हम सही अर्थों में कंट्रीब्यूट क्या कर पाए, है ना, वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो घूम फिर के समाज को जो समझ में आया है अभी लार्जली, वो पैसा ही समझ में आया है। इसका और बढ़िया एग्जाम्पल ये है, एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो क्या देखता है ना, वो पैसा ही बस देख रहा होता है। और लड़के के पास कम हो तो कम से कम परिवार का बिजनेस ठीक ठाक हो। तो घूम फिर के अभी हमको आदमी की ज़रूरत कम है, पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, या पैसे को हमने इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया है। इसलिए अमीरी भी एक मानसिक गरीबी ही है, केवल एक जगह साधन कम है, एक जगह साधन ज़्यादा है।
बोलिए, कोई असहमति हो तो बताइए, बोलिए। माइक। अमीरी में और गरीबी में हम फिजिकल फॉर्म को पकड़ रहे हैं। एनीथिंग विच इज़ फिजिकल, हम उसका अभाव या संपन्नता उसकी देख रहे हैं। दोनों में मानसिक गरीबी है। हाँ। और समृद्धि को जब बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों फैक्टर एड्रेस हो रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर जो अमीरी को जैसे साधन अगर संपन्न है, उससे भी तो स्वयं के प्रति विश्वास पैदा होता है। फिर वो समृद्धि हो गया ना, फिर उसको अमीर क्या बोले, फिर वो समृद्धि हो गया। यदि उसको लगता है कि मेरे पास जितना, इसका कोई आंकड़ा नहीं हो सकता है। किसी को महीने में 20,000 कमाता है और उसको लगता है कि मेरी ज़रूरत के लिए ज़्यादा है। ऐसा भी कौन था, हाँ, वो एक पेयर आया था कल, आज चले गए हैं वो, है ना। तो उनको अपनी दोनों ही इंटरनेट से मिले हैं और उन दोनों को ही अपनी जर्नी में कहीं इस तरह की तलाश रही, और संयोग से लड़की भी काफ़ी बहुत सारा नेशनल इंटरनेशनल और बहुत कुछ ऐसा कुछ कर डाली, लड़का भी है। फिर संयोग से दोनों को शिविर मिल गया, तो हमने मिले नहीं हैं, हम तो पहली बार अभी 2-4 महीने पहले मिले हैं। कल थे वो दोनों शिविर में, आज सुबह ही गए हैं। तो उनको लगा कि नहीं, बात बिल्कुल ठीक है और हम ऐसे ही जिएंगे और इसी को पूरा समझेंगे। इस क्रम में अब फिर जॉब वॉब करना, तो अभी जॉब नहीं, दोनों ने शादी हो गई है, दोनों ने मिलकर तय किया कि अभी जॉब नहीं करेंगे। उनकी फैमिली के लोग भी उनसे सहमत हो गए, और ससुर का फ्लैट है जिसके 25,000 रुपये महीने किराया आ जाता है, और वो गुजरात के किसी गांव में, बहुत इंटीरियर में किसी गांव में, उनका मन था कि गांव में रह के कुछ किया जाए, गांव के लिए, गांव वालों के लिए कुछ किया जाए। तो दोनों किसी गांव में ऐसा रह रहे हैं। तो जब बड़ौदा में रहते थे तो 25,000 भी कम पड़ते थे। अभी जब गांव में रहते हैं तो खर्चा ही टोटल मिला के 15,000 है, तो उसमें से 10,000 रुपये महीने बचता है। तो अभी कुछ काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। तो इस बीच में बच्चा भी आ गया है, तो लगता है कि अभी 2-3 साल बच्चा भी है, तो उसके साथ घर में कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनको लगता है कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा आज भी उपलब्ध है, बाकी कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। तो मेरे को लगता है कि बड़ा जो टास्क है वो ये है कि पति पत्नी का एक तरह की जीवन शैली के लिए एक मत हो जाना। सारी जो झगड़ा है वो पति पत्नी के बीच में खींचतान है। सबसे अधिक हम प्रभावित हो रहे हैं तो पति पत्नी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। तो दोनों का माइंडसेट एक पेज पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कोई एक लक्ष्य नहीं है, इसमें सारी प्रॉब्लम है। तो यदि ऐसा किसी को फील होता है तो 25,000 में भी समृद्धि होती है और 25 करोड़ में भी हो सकती है, उसमें भी क्या दिक्कत है। तो सार बात इतनी है कि एक परिवार अपने में यह महसूस करता है कि हमारे किसी संबंध में, कितने परिवार ऐसे हैं जो ऐसा चाहते हैं, अभी हैं की बात नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, चाहते की बात पूछ रहे हैं। कितने परिवार ऐसे हैं दुनिया में जो ये चाहते हैं कि उनके परिवार में किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो और उनके परिवार के किसी मेंबर में अभाव की मानसिकता ना हो और आवश्यकता से अधिक घर में उपलब्ध रहे। ऐसे कितने परिवार होंगे? ऐसा कोई ना चाहे, ये किसी की हैसियत में नहीं है। मानव बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है, नेचुरली ऐसा है। इसका मतलब चाहते तो हम यही हैं। अभी परिवार में कैसा होता है, गाड़ी ठीक ठाक है, अब बेटे को लगता है कि नहीं पापा क्या है, वही पुरानी गाड़ी चलाए जा रहे हो, कब बदलोगे। पापा का तो और भी बहुत कुछ बदलने की इच्छा है, क्या करें, कुछ चीज़ें बदल पाते हैं, कुछ नहीं बदल पाते। तो ऐसा है। हाँ जी, तो क्या निकला, कितने परिवार हैं विश्व में, जितने हैं, जितने आने वाले हैं, जो ये चाहते ही हैं कि हमारे परिवार में कभी कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, कोई अभाव की मानसिकता ना हो और भौतिक वस्तु के रूप में जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपलब्ध हमेशा बना रहे। कितने परिवार ऐसा चाहते होंगे? सभी चाहेंगे। कितने परिवार ऐसे हैं? कितने परिवार ऐसे हैं? गई भैंस पानी में। ठीक, चाहते तो सभी हैं। इसका मतलब है जो धरती के सभी लोग निर्विवाद रूप से चाहते हैं उसके पूरा होने की कोई संभावना है ही। इन्हीं 7 दिनों में उसको देखेंगे। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी
कि एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या हुआ। एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या हुआ? तो बेसिकली शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार, एक परिवार के ढंग से देखें तो इससे ज़्यादा होता नहीं और इससे कम में चलता नहीं। ऐसा हम सभी होना ही चाहते हैं। तो परिवार के जीने का स्वरूप, ये भारतीय परिवार के जीने का स्वरूप है कि ये ग्लोबल स्वरूप है? कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, यदि परिवार होगा तो हम शिकायत मुक्त ही रहना चाहते हैं अपनों के साथ, अभाव की मानसिकता से मुक्त ही रहना चाहते हैं, है ना। तो ये ग्लोबली, यूनिवर्सली एक परिवार के जीने के स्वरूप के रूप में कोई बात सामने आई। इसमें कुछ कहना है तो बोलिए, बोलिए बोलिए। भैया, क्या अभाव मुक्त परिवार हो सकता है? ये देखो, फिर वही, चाहते हो कि नहीं? चाहते तो हैं, तो है नहीं है, फिर हैं तो हैं। लेकिन यदि सब चाहते हैं, इसका मतलब किसी के यहाँ नहीं है ऐसा। किसी के? कोई भी परिवार अभाव मुक्त नहीं है अगर सब चाहते हैं। कल तक मोबाइल नहीं था, आज है कि नहीं? है। कल तक स्पेस शटल में सबके लिए जाने का अवसर नहीं था, आज है कि नहीं? है। फिर ये भी कल हो जाएगा, इसमें क्या है? 7 दिन रुक जाओ, 7 दिन में तुम हाँ बोल के जाओगे। देखिए, इसको एक प्रिंसिपल बना लें, जब भी ये लगे कि कोई चीज़ प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, एक कदम वापस रखें और ये अपने आप में क्वेश्चन पूछें कि ऐसा मैं ही चाहता हूँ कि सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं तो वो हो सकता है, बस इतना ही। हाँ जी। जी सर, कल हमने धन बल पद इन पर बात की थी। इसमें इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा नकारात्मक रूप अभी में। आप 2 मिनट रुक जाओ, इसको मैं पूरा करता हूँ, फिर हम रूप ढल पे वापस आते हैं। थोड़ी पूरी पिक्चर आ जाए ना, तब बातें ठीक से कर पाएंगे। मैं आपका आशय समझ रहा हूँ जी, और आपका आशय ठीक है। थैंक यू। तो इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें कुछ कहना है भैया? हाँ हाँ भैया, ये संबंध के प्रति विश्वास समझ में नहीं आया कि अगर मुझे स्वयं के प्रति विश्वास तो है, लेकिन उसका संबंध से क्या मतलब? जैसे घर में परिवार के। दूर मत जाओ, मेरे को साइकिल चलानी आती है, आप बोलते हो मेरे को भी सीखनी है, और मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, तो आपको मेरे पे विश्वास होगा कि नहीं? हाँ, ये चला, इसको चलानी आती है। संबंध का अरे मैं उसी को थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर रहा हूँ। आप संबंध के प्रति विश्वास है, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आपको साइकिल सीखना है और मेरे को साइकिल चलानी आती है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखो ऐसे चलती है, तो आपको विश्वास हो जाएगा। और आप सीखना चाहोगे तो मैं आपको सिखा ही सकता हूँ, तो आप भी सीख गए, आप भी सीख गए, तो हम दोनों के बीच में हार्मनी कैसा होगा? बात पूरी हो गई। इसका मतलब इतना ही हुआ कि संबंध का मतलब है कि आप व्यक्ति के शरीर के साथ नहीं जी रहे हो, आप व्यक्ति के भाव और विचार के साथ ही जी रहे होते हो। तो मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी है यदि मेरे को ये अपने में कॉन्फिडेंस है और आपको मेरे को देख के लगता है कि हाँ, इसका भाव और विचार स्थिर रहता है और इसका एक्सप्रेशन ठीक है, तो आप मेरे साथ जियोगे और आप उसको जीना ही चाहते हो। जैसे शिविर में ये हो ही रहा है, इन 7 दिनों में इस यात्रा को हम देखेंगे ही। तो इसका मतलब है कि यदि भाव और विचार मेरे स्थिर हैं और हम साथ में जीते हैं और मेरे साथ जीते जीते आपके भाव और विचार भी स्थिर होने लगते हैं, तो हमारा संबंध कैसा होगा? हार्मनी होगा कि कन्फ्लिक्ट होगा? जो ऐसा आप जीना चाहते थे उसको आप पाने लगते हो तो खुशी होगी कि नहीं होगी? ये खुशी की शेयरिंग दोनों में ही संबंध होता है। पर वो दोनों पे डिपेंड करता है ना। अभी आप स्मृतियों में बात ना करो, अपने क्या है पिछले एग्जाम्पल साथ में चलते रहते हैं, भूल जाओ। आपको हमको लगता है मैं ही समझ सकता हूँ, दूसरा तो समझेगा नहीं, है ना। इतना गहरा मामला है, इसलिए इतनी 7-8 कंडीशन बताया था सुनने के लिए। आप ही अकेले हो, भूल जाओ। तो इसका केवल आप अपने साथ जोड़ के चलो, हर दूसरा मानव आप ही के जैसा है। जैसे हमको क्यों कॉन्फिडेंस है, आप शिविर में हॉल में अंदर ले आओ, बाकी फिर देखना रिजल्ट वो सेम आता है कि नहीं आता है। अभी ये सारे कितने बैकग्राउंड से आए हैं, लास्ट दिन देखना क्या हाल होगा। सबका एक ही जैसा हाल होने वाला है। तो मैं लास्ट डे तक वेट करूं? नहीं, हर दिन देखोगे ना, चेंज तो होता हुआ, चेंज होता हुआ तो हर दिन दिखाई देगा। लास्ट में ये हो जाएगा कि पिक्चर कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक स्थिति मिलेगी। तो इसका मतलब इतना ही है कि मुझको जीना आता है, आप जीना चाहते हो, मेरे साथ रह के आपको जीने को समझने लगते हो, आपकी खुशी भी बनती है, मेरी खुशी भी बनती है,
दोनों खुश हैं तो इसका नाम संबंध है। पुरानी चोटें क्या, पुरानी चोट ज़्यादा रहने से सुनाई नहीं देता। भैया इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या, जैसे आपने बोला था कि स्वयं के प्रति विश्वास और गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास। हाँ। तो मैं जब अपने गाड़ी चलाने के स्ट्रक्चर को समझ गई तो कोई सी भी गाड़ी हो, मतलब एक संबंध हो, तो मैं उसके भाव और विचार को भी समझ पाऊंगी कि वो चाहता सुखी ही है। तो मैं उसमें भी वही चीज, मतलब जैसे गाड़ी दूसरों की भी... ये आपका विश्वास है। हाँ। संबंध के प्रति विश्वास जब कह रहे हैं तो दोनों को विश्वास होगा। इनकी प्रॉब्लम दूसरा है, खुद नहीं है। जी। तो उस तक पहुंचने में हमको, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम किसी पे भरोसा कर रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ चीट कर रहा है, तो हमारा अरे अपने अब आपको प्रति विश्वास तो है लेकिन हमें पता है कि ये तो फ्रॉड कर रहा है, तो हम उस पे विश्वास कैसे रखेंगे? वो अभी खुद पे रख लो। खुद पे विश्वास तो है लेकिन हमें पता है ये गलत हो रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अनाड़ी आदमी मेरी गाड़ी कैसे भी खराब करके ले गया, मैकेनिक उसको बना देता है। ठीक है, इसका इतना ही मतलब हुआ कि आप जिसको धोखा बोल रहे हो, जिसको चीट करना बोल रहे हो, वो जो कुछ भी करता है क्यों करता है? फाइनली वो भी किसी सुख की तलाश में आपको चीट करता है। उसको बेसिकली सुख समझ में आ जाएगा तो वो भी उसको छोड़ के आपके साथ चल देगा। ठीक है, तो अभी ऐसा माने कि आपको क्या लगता है आप ठीक हो सकते हो कि नहीं, तो दूसरे पे ही भरोसा करो, या आप ही दुनिया में अकेले आए हो जो बिल्कुल समझदार हो सकते हो और बाकी कोई नहीं समझेगा। हाँ जी, अरे विश्वास का मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हैं और वो नेगेटिव नहीं होंगे और मैं उसको चलाता हूँ और वो ठीक रहेगा। मुझको पता है कैसे चलाना है। माइक पकड़ो। मतलब हमें पता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका प्रोसेस हमें पता। अरे आप किचन में जाते हो तो आपको आपका हाथ कांपता है कि आज खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा लगता है कि आज चलेगी कि नहीं चलेगी। जो काम आपको आता है वो रोज ही आता है, उसमें आपका ध्यान भी नहीं जाता है कि उसको, तो आप तो गाना सुनते सुनते सब कर देते हो। तो इसका मतलब है मैं रोज सुबह आता हूँ तो मेरे को डर लगता रहता है कि आज पता नहीं क्या पूछ लेंगे। आप कुछ भी पूछो, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी से ही पूछोगे। है माइक, ऐसे ही है जिंदगी बनाना। किचन में खाना बनाना, उसकी भी कोई प्रोसेस है। तो किचन में खाना बनाना दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना, संबंध तो दूसरे पे भी डिपेंडेंट है ना। किचन में खाना बनाना भी, नमक कितना डालना है, सब्जी कौन सी है, उसकी अपनी प्रोसेस है, सब कुछ तो बदलता है। ये बात ठीक है कि यहाँ थोड़ी सी इंटेलिजेंट मशीन है तो उसको हैंडल करने वाली मशीन भी बहुत इंटेलिजेंट है। पकड़ेंगे। क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। कई चीज़ें हो सकता है तुरंत अपने को ना पचेंगी। हाँ जी, आगे चलता हूँ। तो देखिए अब ये समझ में आया कि यदि अभी इसको हाइपोथेसिस ही मान लें कि यदि मेरा परिवार ऐसा हो गया, यदि मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो गया, तो मैं क्या करूँगा? सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज आदमी कन्फ्यूज़न बांटेगा, दुखी आदमी दुख बांटेगा, प्रभावित हुआ दूसरे को प्रभावित करेगा, और जिसके पास सॉल्यूशन है, प्यार है, वो प्यार बांटेगा, खुशी बांटेगा। ठीक, तो एक परिवार यदि अपने में समाधान और समृद्धि के साथ होता है तो वो दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हों, इसके लिए काम करेगा। यही सही अर्थों में अखंड समाज का सूत्र है। समाज यदि मानव में समानता है, पूरी धरती का मानव एक है, मानव एक ही जैसा है, तो यदि हमारी मानव की समझ बनेगी तो हमारा संबंध में तृप्ति आएगा, परिवार में तृप्ति आएगा, दूसरे परिवारों के लिए हम ऐसा सोच पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने लगेंगे। दो शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार आपस में कैसा जिएंगे?
शंका के साथ जिएंगे कि विश्वास के साथ जिएंगे, है ना? तो इसका मतलब है वो एक दूसरे का शोषण करेंगे कि पोषण करेंगे? पोषण ही करेंगे, है ना? अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति ऐसी है, हम देने के वेश में लेने के लिए निकले हुए लोग हैं। बात पहुंचे? वेश बनाया हुआ है देने का, हम व्यवस्था देंगे, हम एजुकेशन देंगे, हम माँ बाप हैं तो संस्कार देंगे। हो, बच्चा पैर छूता है तो हम क्या आशीर्वाद देते हैं? बच्चा पैर छूता है तो हम क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो, सुखी रहो। कोई दिन वो लौट के पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? उसके बाद से बोलते नहीं बनेगा। तो हमारे आशीर्वाद में कोई दम नहीं है, वो गर्म हवा है। जो चीज़ हमारे पास है नहीं वो हम दे नहीं सकते, कामना कर सकते हैं। तो हम रोज़ कामना कर सकते हैं कि हमारा परिवार में कोई क्लेश नहीं हो, हमारा परिवार अच्छे से रहे। उसके बाद भी होता है कि नहीं होता है? क्लेश होता ही है। तो कामना से काम चलेगा कि योग्यता से काम चलेगा? कामना से काम नहीं चलेगा, योग्यता से काम चलेगा। योग्यता होगी तो ऐसा जी पाएंगे। तो इसका मतलब है सही अर्थों में एक परिवार तब परिवार है जब परिवार के लोग आपस में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त विधि से जीते हैं। अभी हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि साथ साथ जीते हैं? जोर से बोलो। रहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, यही सारा गिला शिकवा शिकायत है। जी नहीं पा रहे हैं, यही सारा। तो एक घर में एक साथ साथ रहते हैं, है ना? मेरा लैपटॉप, मेरा रूम, मेरी गाड़ी, है ना? तो सबका अपना अपना साथ। ज़्यादा भरोसा आदमी पे हुआ है कि ज़्यादा भरोसा पैसे पे आता है? पैसे के साथ जी लेंगे, पैसे के सहारे ही जी पाएंगे। आदमी के साथ तो जीने का भरोसा नहीं है। वस्तुओं के साथ जी लेंगे, जीना तो भाव के साथ होता है, दीवारों के साथ जीना नहीं हो सकता है। इसलिए वो अकेलापन आपके साथ रहता ही है। इसलिए उसको भरने के लिए फिर और नए जुगाड़ बनाने पड़ते हैं। तो इसका नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मतलब ही है कि हम शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त अपने आप में हो पाए। ऐसा सभी परिवार ऐसे हो जाएं, सभी परिवार ऐसे हो जाएं। यही समाज और व्यवस्था, जिसको अभी हम सरकार के नाम से जानते हैं, इतना ही सबका काम है। सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री, है ना, सारी भाग दौड़ का इतना ही मतलब है सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सकें, है ना। उसके लिए क्या प्लानिंग करें, क्या योजना बनाएं, क्या फंड कहाँ लगाएं, सब कुछ कहाँ लगाएं। इससे ज़्यादा कोई काम इस दुनिया में है नहीं, इतना ही काम दुनिया में है। बोलिए सर। अखंड समाज में कंट्रीज होगी फिर? हैं अखंड समाज में कंट्रीज? अखंड समाज में अखंड समाज हो गया, फिर कंट्री कहाँ से बचेगा? अखंड समाज का मतलब ही है कि पूरी धरती फिर एक राष्ट्र हो गया। जिनको अभी राष्ट्र बोल रहे हैं वो राज्य हो गए। पूरी धरती का संविधान एक हो गया, उसको आगे समझेंगे। और यही लक्ष्य है। चाहे हमने यूएनओ गठित किया, चाहे हम तमाम बियॉन्ड बाउंड्रीज बात करते हैं, हम मानवता की तमाम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम बात करते हैं, उसको नाम कोई भी दें, चाहत मानव की है ही है कि ये धरती अपने आप में खंडित नहीं है। इसलिए देश की सीमाएं भी इस तरह से खंडित नहीं हो सकती। तो लक्ष्य वही है। हाँ जी भैया। भैया आपने ऐसे बताया कि अभी स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो फिर संबंध के प्रति विश्वास होगा और परिवार में संपन्नता आएगी और समृद्धि आएगी। परंतु यदि हमारा स्वयं के प्रति विश्वास है पर जिसका साथ हम हैं उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, इसका इतना ही मतलब है। देखो मुझको हिंदी आती है, इसका प्रमाण क्या होगा? मैं आपको सिखा दूं। आपको सिखा पाया, इसका प्रमाण क्या होगा? आप तीसरे को सिखा दो, तीसरे तक पहुंच गया तो 700 करोड़ तक पहुंच गया।
तो मुझको स्वयं में मुझको भाव और विचार कैसे सुखदायी होना है ये टेक्निक मुझको आती है, तो मैं इसको अकेले रख के बैठा रहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँगा? खुशी होती है तो शेयर होती ही है ना, वो आपके साथ भी शेयर होगी, दूसरे के साथ भी होगी। आपकी जर्नी हो सकता है ऐसी होगी जिसमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपका अपना टाइम होगा, कोई नहीं समझेगा ऐसा नहीं है, सब समझते ही हैं, हम तो इतने साल से देख ही रहे। ठीक है, यदि हमको साइकिल चलानी आती है हम दूसरे को सिखा ही देंगे, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है। तो मतलब भैया कि हम गाड़ी चलाना जानते हैं, बस हम गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन कोई और हमारी गाड़ी आकर ठोक रहा है, आकर इसका मतलब इसका नाम नासमझी टैक्स है, आपने दूसरे को नहीं सिखाई, उसका टैक्स है ये, बस इतना ही है। जब तक ये काम नहीं करोगे टैक्स लगता रहेगा। हाँ जी। हेलो सर, एक क्लास में टीचर होता है, वो 40 स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, कुछ को हो सकता है समझ में आ जाए, कुछ को हो सकता है ना आए। इसलिए मैंने पहले ही कहा किसी को कम समय लगेगा, किसी को ज़्यादा समय लगेगा, इतना ही होता। तो अगर सामने वाला समझना, एक क्लास में जितने लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं सभी इंजीनियर बन ही जाते हैं, कोई थोड़ी क्वालिटी कम, कोई थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा। तो जैसे मेरा संबंध है किसी से, मेरे को समझ में आ गया, सामने वाले को नहीं आ रहा, या फिर सामने वाले को नहीं आया, उसमें इतना ही हो सकता है कि कम आया, नहीं आया जैसा कुछ होता नहीं है, कम आया, लेकिन आपकी स्थिति तो बनी हुई है कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है। तो समझदारी आने के बाद अपने पास बुलेट प्रूफ जैकेट आ ही गया कि हम दूसरे की गोलियों से प्रभावित नहीं होते, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होते। ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं? चाहते ही हैं, धीरे धीरे उसको देखते हैं। तो उससे परिवार में समृद्धि आएगी कि एक बंदा पूरी तरह से हो गया, एक बंदा थोड़ा हुआ, एक बंदा बहुत ही कम हुआ। ठीक है, जर्नी तो शुरू होगी ही। हम जो बहुत आदर्श जर्नी की अपेक्षा कर रहे हैं, हाँ जी ठीक से सुन लीजिए, हम जो बहुत आदर्श जर्नी की अपेक्षा कर रहे हैं वो अभी नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, कल्पना क्या, आप ये तो हमारे सामने प्रमाण है कि 50 साल पहले कितने लोग को पढ़ना लिखना आता था, लड़कियों को तो पढ़ाते ही नहीं थे, तो हमने अपनी आंखों से देखा। ठीक, अब आजकल लगभग परिवार में लड़का लड़की में भेद नहीं है, सबको उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना है। लगभग अभी काफ़ी फैमिलीज़ में अभी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहां अभी भी इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन मात्र पिछले 40 साल में इस देश का बड़ा भूभाग जो अनपढ़ था, आज लगभग अधिकांश लोग पढ़े लिखे होते हैं। बाकी जो कमी है वो हमारी अव्यवस्थाओं के कारण है। ठीक, लेकिन ये तो कॉन्फिडेंस आ गया कि पढ़ना लिखना कोई ख़ास बात नहीं है, सभी पढ़ लिख सकते हैं। इतनी बात हो गई तो अगले 25 साल में 50 साल में ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सभी समझदारी से जी सकते हैं। इतनी बात हो जाएगा। अब अभी मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा आपको कम ऐसा लगता है कि ये कैसा होगा, जैसे जैसे एक एक दिन आगे गुजरता जाएगा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ जी भैया, एक्चुअली मेरी एक शेयरिंग रही है इसको लेकर कि शिकायत माइक थोड़ा पास रखो, तो उसमें अगर कोई गैप हो तो बताइएगा। कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसी में एक हॉस्टल में एक घटना ऐसी हो रही थी कि एक ग्रुप है, तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़की का बाकी लोगों से झगड़ा हो गया था और बाकी लोग उससे बात नहीं कर रहे थे। तो मतलब मैं उसकी पड़ोसी हूँ, तो वो आ गई मुझसे बात करने, तो वो बात कर रही थी। तो एक ये है कि वो उनके बारे में बात नहीं कर रही थी, बस वो ये कह रही थी कि मैं बोर हो रही हूँ, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो हम कर रहे थे, और जब मतलब काफ़ी चीज़ें हुई, उसने फिर माना कि सारी गलती मेरी ही है, कि मेरी गलती के कारण सब मुझसे नाराज़ हुए हैं, ये सब उसने कहा। और जब एग्ज़ाम उनके 13 तारीख को ख़त्म होने थे, हमारे 14 को, तो वो जब उनके ख़त्म हो गए तो वो सब घर जा रहे थे, तब हमने डिसाइड किया कि हम उनको सॉरी बोल देंगे या उनको एक गुड अच्छा सा बाय बोल देंगे ताकि तुम्हारा रिश्ता उससे अच्छा हो जाए। तो उसने ऐसा करा कि ठीक है बोल देते हैं, सारे मतलब सॉरी बोला, उनका सब ठीक हो गया, ये सब कुछ हो गया। फिर सब चले गए और रात को हम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे, बात कर रहे थे, तब उसने बताया कि मेरी ये गलतियाँ रही है, कि मैं इस गलती के कारण सब मुझसे नाराज़ रहे थे। उसने मुझे ये नहीं बताया था, बिकॉज़ वो उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बता देती तो मैं उसको जज करती, तो मैं भी उससे बात नहीं कर पाती। और उसके बीच में एक ये चीज़ रही थी कि बाकी जो ग्रुप लोग थे उनसे मेरी अच्छी बात होती, तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे बता दिया था कि किन किन कारणों से उनके झगड़े हुए थे। तो मुझे अपने आप में एक चीज़ समझ आई कि उसने जो गलतियाँ करी वो उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज़ देखी कि उनमें शिकायतें बहुत थी कि इसने ये किया, इसने वो किया। और वो चीज़ सुनने के बाद मुझे घटना के प्रति दुख हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया, पर उस लड़की के प्रति कोई शिकायत नहीं आई,
कोई एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं आई कि उसकी हेल्प करूँगी तो मुझे कुछ अच्छा मतलब वो रिस्पॉन्स मिलेगा, वो सम्मान, ऐसी कुछ चीज़, या फिर ऐसी चीज़ भी नहीं आई कि इस लड़के ने गलत किया मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। तो जो मतलब सारी चीज़ें जब हो गई तो मुझे, जब मैंने उसने मुझे थैंक यू बोला कि थैंक यू मुझसे बात करने के लिए ऐसे टाइम में, तो लास्ट में एक चीज़ समझ में आई कि इतना कुछ होने के बाद भी मैंने उसको सुना क्यों, मतलब मैं उससे अच्छे से रह क्यों पाई। तो ये समझ आया कि मेरे अंदर उसके प्रति कोई शिकायत थी नहीं, और शिकायत ना होने के कारण ही मैं उससे अच्छे से बात कर पाई, उसको अच्छे से सुन पाई। उसी कारण से उसने आखिरी में वो एक विश्वास दिखाया है कि उसने फिर अपनी पूरी जो कहानी थी वो मुझे बताई, और उसने ये कहा कि तुम डिज़र्व करती हो, कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी तो ये तुम जानना डिज़र्व करती हो। तो एक चीज़ मैंने अपने अंदर पाई कि उसके प्रति कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए मैं उसकी बात को अच्छे से समझ पा रही थी। यही। और शिकायत क्यों नहीं थी? शिकायत इसलिए नहीं थी कि मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मतलब वो जो लड़की थी उससे मैं हमेशा बातचीत अच्छी होती थी पहले, और बातचीत ऐसे होती थी कि जो हम जिंदा रहने की बात करते हैं तो उसी के लेवल पे थी कि देश में ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही, इस पे होती थी। और मुझे भी नहीं पता कि ये चीज़ कैसे हुई, बट मुझे हमेशा से उस लड़की से एक अच्छी वाइब आती थी कि हाँ ठीक ही है, कुछ गलत तो करेगी नहीं ये लड़की। तो ये चीज़ समझ आई कि उसके प्रति कोई शिकायत नहीं थी। घटना के लिए मुझे भी दुख हुआ कि उसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, पर उस इंसान के प्रति कोई बुरा भाव नहीं आया। तो ये चीज़ महसूस हुई। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कंक्लूड करने की तरफ चलें आप। तो देखिए, हमने इस टॉपिक को शुरू किया था कि जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग बातें हैं। जिंदा रहने का पार्ट इधर इस बोर्ड पे आ गया, जीने का पार्ट इस बोर्ड पे आ गया। जीने को लेके जो बात आई कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी है, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा होने से मैं अपने आप में खुश रहता हूँ। मैं अपने आप में खुश रहता हूँ तो दूसरों के प्रति जज करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा गया कि जब एब्सोल्यूट रेफरेंस मेरे पास होता है ना, जब एब्सोल्यूट रेफरेंस मेरे पास होता है तो मेरी पहचान किसी के कंपैरिजन में नहीं है। जब मेरी पहचान किसी के कंपैरिजन में नहीं है तो मेरा दूसरों के लिए भाव ठीक ही रहता है ना, और उनके साथ नेचुरली फिर मेरा बॉडी लैंग्वेज और मेरी भाषा सब कुछ अपने आप ठीक रहती है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया। मेरे भाव और विचार, और भाव का मतलब है कि समझना, पूरी नेचर अपने आप में नियमपूर्ण है। उस नेचर को मैं समझता हूँ, जैसा है वैसा समझता हूँ, तो नेचुरली वो भाव विचार ठीक ही रहता है, सुखदायी ही रहता है। ऐसा मैं अपने में बना हुआ हूँ, दूसरे के साथ रहता हूँ तो दूसरे को भी भरोसा होता है कि इसके साथ रह के खुश रहा जा सकता है, और ये आपको जज नहीं करेगा या आपको केयर करेगा, है ना। यदि ये अपने आप में तृप्ति के साथ है तो जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। वो दूसरे को जज करेगा कि दूसरे को सपोर्ट करेगा। दूसरे को सपोर्ट करेगा तो वहाँ संबंध की कोई जगह बनती ही है, संबंध में तृप्ति की जगह बनती ही है। और यदि स्वयं में तृप्ति है, संबंध में तृप्ति है, फिर मेरी पहचान की तलाश रूप बल धन पद की तरफ जाती नहीं है, क्योंकि मेरी पहचान मेरे में इंटैक्ट हो गई तो मेरे रूप बल धन के साथ मेरी निर्भरता नहीं बची। ऐसे में फिर मैं पहचान पाता हूँ कि हाँ, मेरी फिज़िकल नीड फिर मेरे लिए है। अभी मेरी गाड़ी मेरे लिए है कि मेरी गाड़ी दूसरे को चमकाने के लिए है ना। फिर मेरी गाड़ी मेरे लिए है तो फिर गाड़ी अपनी जगह आ गई, सारी चीज़ें अपनी जगह। तो यहाँ में हम परिवार के रूप में यदि सभी लोग समझदार हैं तो उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ होते हैं कि फिर भौतिक चीज़ों में किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, और अपनी उपयोगिता के साथ जिएंगे, अपने मीनिंगफुलनेस के साथ में जिएंगे। दूसरा परिवार भी ऐसा ही जीना चाहता है, सभी परिवार ऐसा ही जीना चाहते हैं। इसका नाम जीना है। ठीक, तो अभी क्या लगता है, कितने परिवार जी रहे हैं, कितने परिवार जिंदा हैं? यदि पूरे विश्व को एक साथ देखेंगे, गांव, शहर, लंदन, अमेरिका सब एक साथ मिला के देखेंगे तो कितने परिवार जी रहे हैं और कितने परिवार जिंदा हैं? क्या रेशो निकलेगा? है 5% जी रहे होंगे। हाँ जी, बाकी लोग क्या बोलेंगे? कितने परिवार ऐसे होंगे जिसमें कोई संबंध में गिला शिकवा शिकायत नहीं है, कोई व्यक्ति की मानसिकता में अभाव नहीं है, और जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उससे ज़्यादा उपलब्ध है, और ये बना रहेगा शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। कितने परिवार ऐसे होंगे?
है? बोलो भाई, है? 99.9 है? 0। अब जो भी मान लो, इस बीच में कहानी है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी, फिर हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? जोर से बोलो। तो पैकेज के साथ जिंदा ही रहा जा सकता है, पैकेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टर्नओवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसमें थोड़ा सा और कंक्लूड करते हैं। एक लाइन बोल रहा हूँ, उस पर लिख लीजिए और असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। लाइन ये है कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। ये लाइन स्वीकार होने के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो पहले ये देख लें कि ये लाइन अपने को पच रही है कि नहीं पच रही है ना? इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, आप माने, ऐसा आपको नहीं कहा जा रहा है। इसको खोल के देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। दो बातें साथ साथ और बोल रहे हैं कि जब जिंदा रह रहे हैं, जब केवल जिंदा रह रहे हैं तो क्या जीना हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब जी रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं? ये उसमें शामिल है। इस बात को समझते हुए इस लाइन को खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब जीने की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है, यदि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता अपने भीतर बना हुआ है तो जीना होगा कि झेलना होगा? बोलते जाओ। झेलना होगा। तो बेसिकली कह रहे हैं कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो, इसी का नाम जीना है। यदि इसी का नाम जीना है तो अब एक एक करके देखते हैं। हमने दो तरह के प्रयास किए हैं। इंद्रियों से सुख पाने की कोशिश की है। इंद्रियों से सुख पाने का कौन सा ऐसा डिज़ाइन हो सकता है जिसकी वजह से मेरा जीना हो जाएगा? इंद्रियों से सुख पाके मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा। क्या ऐसा कोई तरीका है? जैसे रूम में एसी लगा लिया तो रूम टेम्परेचर 18 डिग्री पे मेंटेन कर दिया। अब पति पत्नी का टेम्परेचर 101 के नीचे आता ही नहीं है, कौन सा एसी लगाओगे? तो इसमें एसी काम नहीं करेगा। तो कैसा भोजन करें, कहाँ घूमने चले जाएं, क्या कर डालें कि पति पत्नी के बीच, अपने बच्चों के साथ, अपने भीतर भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए? इसका कोई रिलेशन है? तो बोलो। ऐसा कोई रिलेशन है? जबकि आपको याद होगा, हमने चर्चा किया था, यदि मुझको ये स्वीकार होता है कि मैं इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित हूँ तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। इसलिए इंद्रियों से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मामला नहीं है जो भाव और विचार की स्टेबिलिटी दे दे, हर घटना में मेरे पास सॉल्यूशन हो, ऐसी मानसिकता दे दे। इसकी कोई औकात ऐसी नहीं है। बढ़िया, स्वीकार। स्वीकार। दूसरी ओर चलते हैं। मैं कितना सुंदर हूँ कि सुंदरता की वजह से मेरी भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी? कोई रिलेशन? मेरा शरीर कैसा हो, 7 फुट का, 8 फुट का, WWW टाइप, है ना? कि मेरे परिवार में कोई संबंध में शिकायत नहीं होगी, है ना? हमेशा के लिए भाव और विचार ठीक रहेंगे। कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। कितना पैसा आ जाए कि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, बच्चों के साथ हमेशा प्यार बना रहेगा, भाइयों के साथ बंटवारा नहीं होगा? कोई रिलेशन? कितना बड़ा पद पा जाऊं कि मेरे भाव और विचार में हमेशा सुखदायी बना रहे, परिवार में संबंध हमेशा बना रहे, इस समाज भय से मुक्त हो जाए?
कोई संबंध? भाई भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति भवन में भी पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये पड़ोसी नहीं देखेगा घर इतना बड़ा है, क्या करोगे, है ना? अब झगड़ा इंग्लिश में हो कि झगड़ा फ्रेंच में हो कि झगड़ा छत्तीसगढ़ी में हो कि झगड़ा गुजराती में हो कि झगड़ा राजस्थानी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। इसमें असहमत होने का प्रयास करें, कोई संभावना हो तो बताएं। बोलिए, माइक। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे कोई व्यक्ति, जब हम समाज में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं जो भी हमें मिली है जी, वहाँ पर एक जैसे माता हैं तो उसको अपने बच्चों के साथ स्वीकृति होने में काफ़ी धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। क्या होने? धैर्य जी, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक टीचर को भी जब वो 40 की क्लास को हैंडल कर रहा होता है तो सबके सवालों को सुनने के लिए और उनके साथ एक सफलतापूर्वक वार्तालाप करने के लिए काफ़ी धैर्य की, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और धैर्य होने के लिए हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मुझे इसमें कुछ संबंध नज़र आता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी जिसका अपनी सांसों पर नियंत्रण है, अपने हृदय पर नियंत्रण। मैं समझ गया आपकी जी बात। जी। देखिए, आपकी बात को सपोर्ट करूं तो एक लाइन इधर से कहनी पड़ेगी कि जिंदा रहने का सामान नहीं होगा तो हम दुखी हो सकते हैं। तो पैसे की कमी दुख का कारण बन सकती है, लेकिन दुनिया भर की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, ये भी नियम है। ये भी समझने लायक बात है। तो पैसे की कमी, शरीर की बीमारी, शरीर का स्वस्थ ना होना दुख का कारण बन सकता है। लेकिन शरीर स्वस्थ हो गया है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। बोले जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। सुना है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो सारे पहलवान विजनरी नहीं हो जाते? पहलवानों के बारे में कहा जाता है कि उनका घुटना में बुद्धि काम करती है। ऐसी कहावत है, करती है कि नहीं करती है वो अलग बात, कहावत ऐसी। इससे ये समझ में आया कि पहलवान होने से मेरा बुद्धि विकसित नहीं हुआ। तो शरीर कितना भी स्वस्थ सही, उसका भाव और विचार की स्थिरता से कोई लेन देन नहीं। हाँ, शरीर का बीमार होना परेशानी का कारण बन सकता है। और एक बीमार शरीर का व्यक्ति, स्टीफन हॉकिंस जैसा आदमी, पूरा शरीर पैरालाइज होने के बाद भी संसार के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या मिलेगा? इससे ये समझ में आया स्टीफन हॉकिंस के पास क्या पूंजी थी। केवल उसके एक भाव और विचार की क्वालिटी जो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में कोई काम कर रही थी। अभी जीने के लिए उसको कितना समझ में आया ऐसा मेरे पास कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम फिजिकल वर्ल्ड में उसके भाव और विचार की ताकत पूरा काम कर रही थी। तो पूरे संसार के लिए वो व्यक्ति उपयोगी व्यक्ति था, जबकि शरीर पूरी तरह से खत्म जैसा ही था। ये बात ठीक लग रही? हाँ, ठीक लगी सर बात। तो क्या लाइन हुआ कि पैसे की कमी और शरीर का स्वस्थ ना होना दुख का कारण बन सकता है, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना और धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, ये भी नियम। इसमें कुछ कहना है तो बोलिए, बात को समझ के बोलिए। मेरे सुखी होने का, मेरे स्वयं के प्रति विश्वास, जीने का मतलब है मेरे भाव और विचार का हमेशा के लिए सुखदायी हो जाना, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाना, परस्पर संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने का विश्वास और तृप्ति के साथ जीने की कोई स्थिति बन जाना, ये समाज भय से मुक्त हो ही जाएगा ऐसा अपने में भरोसा आ जाना, ये मानव के माइंड को क्लासरूम में लाया जा सकता है। यदि क्लासरूम में इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो सकता है तो क्लासरूम में स्वस्थ मानसिकता तैयार की जा सकती है ना। एक अच्छा पति
एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ वो एक अच्छा पति भी होगा, एक अच्छा भाई भी होगा, एक अच्छा बेटा भी होगा, एक अच्छा नागरिक भी होगा, है ना। इसकी आवश्यकता भी है ही। देखिए उम्र जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई का पद का सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लो, आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता होगा, संसार में जोरदार घटता हुआ दिखाई देता। इंजीनियरिंग खत्म हो गई ना, 10,000 नहीं मिल रहा है ना। हमने अपने बचपन में, मैं क्लास 4 में था तो हम लोग पंजाब में हुआ करते थे, हमारे फादर की पोस्टिंग थी और इंदिरा गांधी आई थी। तो भाई साहब ऐसे उतरी जैसे देवदूत उतरते हैं। हाँ, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रायपुर में। वहाँ के लोग बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए तो आदिवासी भी 50 किलोमीटर चल के जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए आया, इतना सम्मान था। आज बकायदा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को पैसे दे के और उनका बिल्कुल खाना, उनकी बिल्कुल फीस है पर डे की, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भीड़ इकट्ठा करती है ना। तो एक नेता का सम्मान, एक आईएएस का सम्मान, एक शिक्षक का सम्मान, एक माता पिता का सम्मान। अरे माता पिता का नहीं बचा, बाकी किसका बचेगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चों का माता पिता के प्रति, टीचर्स के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? और आने वाले 20-30 साल में और घटेगा कि बढ़ेगा? कहाँ, किस जमाने की बात कर? स्थितियाँ अलार्मिंग है। किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि उसके आने वाली पीढ़ियों में किसी के प्रति सम्मान नहीं बचा। पुलिस के प्रति खत्म, न्यायालय के प्रति, कोर्ट के प्रति, है ना, राजनीतिक पार्टियों के प्रति, धर्म के प्रति, माँ बाप के प्रति। तो अब ये क्या करेंगे? ये रिबेलियन नहीं होंगे तो क्या होंगे? रिबेलियन, घर घर में बच्चे रिबेलियन हैं। उसका कारण बच्चे नहीं हैं, तो बच्चों को नहीं सुधरना है। सुधरना है तो हमको, आपको सुधरना है। बच्चे तो हर माँ का बच्चा, हर कौन बच्चा माँ के पेट से गाली लेके आया था? कौन बच्चा माँ के पेट से एरोगेंट होके आया था? है ना। तो बच्चा जब माँ के पेट से आया है तो वो तो अपने नेचुरल स्वरूप में है। बच्चा हमारे व्यवहार का आईना है। हम बड़े लोग जैसे थे वैसा उसने सीख लिया। बढ़िया, कहाँ पहुँचे? जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। बोलिए, पीछे एक माइक है, आप कोई एक बोलिए। हाँ, नमस्ते भैया। हाँ। मैं अमित माहेश्वरी मुंबई से हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि ये 4 विषय जो है वो जिंदा रहने के लिए भी चाहिए और वो जीवन के लिए भी चाहिए, क्योंकि खाएंगे नहीं। तो ये बात कर ही रहे हैं, तो मैंने बोलता हूँ लाइन, आप सुन नहीं पाते हो। मैंने बोला जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना इसमें शामिल ही है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना इसमें शामिल नहीं है। आप बोल रहे थे कि जो जिंदा रहने के चीज़, अरे जिंदा रहने का सामान जीने का कारण नहीं है, ये समझना है। फिर से बोलता हूँ, शरीर की बीमारी और पैसे का ना होना दुख का कारण हो सकता है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मेरे भाव और विचार बहुत बढ़िया हो जाएंगे, इसका कोई रिलेशन नहीं। मैं यूएनओ का सेक्रेटरी हो गया हूँ इसलिए मेरे भाव और विचार बहुत बढ़िया हो जाएंगे। एक डॉक्टर के लिए ये कामनाएं करना कि पूरा संसार स्वस्थ रहे, इसको दिल से कामना करना कितना संभव है। तमाम तरह की, जितनी तरह की हमारे माइंडसेट हैं उसको आप देख लीजिए। मैं बहुत स्किलफुल आदमी हो सकता हूँ, लेकिन माइंडसेट का, अभी पिछले शिविर में, कहाँ का शिविर था वो, पालीताना वाला, एक लड़की बिल्कुल कॉलेज में थी, है ना, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, और उसने खुल के कहा मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और जम के पैसा कमाना है, मेरा एक ही उद्देश्य, बहुत क्लियर। और उसका पूरी शिविर में उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी क्लैरिटी, उसका हर बात चीज़ पे बात करना, वो दिख ही रहा था ये मेहनत करेगी तो हो ही जाएगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन उसको पहला कि मेरे को केवल भ्रष्टाचार करना है और केवल पैसा कमाना, बहुत क्लियर। लास्ट में इतना रोई, है ना, पूरी पिक्चर सामने आती है तो आदमी के भीतर कुछ होता ही है, मैं क्या सोच रही, क्या चल रही, मैं क्या कर रही, है ना।
तो तमाम गवर्नमेंट कहें, प्राइवेट कहें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जैसा हमारा माइंडसेट है वैसा करेंगे। सभी जगह कुछ अच्छे लोग पाए जाते हैं, वो अपनी जगह है ही। थैंक यू। बढ़िया, बच गया। हाँ जी, बोलिए, माइक ऑन करिए। हेलो हेलो। अभी आपने बोला कि बच्चे माँ बाप का आईना होते हैं, जो भी हम उनको सिखाते हैं, लेकिन माँ बाप जब मैं कह रहा हूँ तो सारे माँ बाप, हाँ सारे माँ बाप हो सकता है हाँ। आप पर्टिकुलर माँ बाप अपने आप में ठीक ठाक हो, नहीं, लेकिन किसी एक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं, वो मैं नहीं कह रही। जैसे एक माँ बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, हम एक जैसी परवरिश देते हैं उनको, हाँ, लेकिन उनमें बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। वो क्यों होता है फिर? वो ऐसा होता है कि किसी भी आदमी की जर्नी को इवैल्यूएट करेंगे, आज वो जैसा है वैसा क्यों है, तो उसको बोलते हैं कि उसका अपना संस्कार कैसा है और वो किस वातावरण में है और उसने निष्कर्ष क्या निकाले। आप जब शिविर में आए हैं तो एक प्रकार का संस्कार लेके आए हैं। आप सबके वो संस्कार एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो वो संस्कार आपका आपके साथ है, उसके साथ आप 7 दिन के लिए एक वातावरण में हैं और आपके कुछ नए निष्कर्ष आने वाले हैं। ये जो नए निष्कर्ष आते हैं ये वापस हमारा संस्कार बन जाते हैं। तो एक बच्चा जो हमारे घर में आया है ना, तो उसकी अपनी कोई जर्नी है, उसकी अपना कोई बिलीफ सिस्टम पहले से भी है, जो धीरे धीरे अनरोल होता है, धीरे धीरे खुलता है। तो वो एक कारण है। लेकिन कोई भी बच्चा बहुत नेगेटिविटी लेके आया भी है, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ है भी, यदि वातावरण ठीक मिलेगा तो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा। अभी हम चूँकि अभी जैसे मैं कहूँ, अभी हम सभी माँ बाप, देखो अभी कितना इंटरेस्टिंग संवाद है। हम सभी माँ बाप अभी जिंदा हैं कि जी रहे हैं? बोलते जाओ। अब बच्चे नहीं बोलेंगे, तुम कोई माँ बाप तो हो नहीं, तुम बोलोगे कि माँ बाप बोलेंगे? हाँ जी, हम सभी माँ बाप हम जिंदा हैं कि जी रहे? जिंदा हैं। आप अपने बच्चों को क्या चाहते हो, वो जिएं कि जिंदा रहें? जिएं। आपकी बात मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? बोलो। अरे जो आपके पास है वही तो बांटोगे। तो आपकी बात मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? जिंदा रहेंगे। तो आपकी बात माने कि नहीं माने? नहीं माने, वही तो कर रहे। आप परेशान मत होना कि बच्चे वो बिगड़ जाएंगे यहाँ शिविर में आके और क्या क्या सुन रहे हैं ये, वो मैं सब सेटल कर लूँगा 7वें दिन तक। लेकिन एक बार ये तो क्लैरिटी हमारी बने कि जो हो रहा है गलत नहीं हो रहा है। क्या स्थिति है? माँ बाप क्या चाहते हैं? पढ़ लो, 2 रोटी के लायक हो जाओगे। माँ बाप सेफ्टी चाहते हैं, बच्चे जिंदगी चाहते हैं। ये दोनों के बीच का गैप है। माँ बाप को लगता है पढ़ ले, बस एक सरकारी नौकरी किसी तरह से पकड़ ले। मेरा यही समझाना अपने बच्चे को शुरू से रहा, बेटा कुछ भी करना सरकारी नौकरी मत करना, घर में देने आए तो मत लेना, क्योंकि ये ऐसी सोने की जंजीर है जो एक बार गले में डाल दी, ना ये उतारते बनेगा ना ये ढोते बनेगा। बुरा मत मानना। अपने आप को जंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका है सरकारी नौकरी कर लो, ठीक? क्योंकि वहाँ आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन ही नहीं, और वो ऐसी सोने की जंजीर है आप घुसने के बाद छोड़ नहीं पाओगे। प्राइवेट में आपको ठीक नहीं लगता, आप तुरंत क्विट मार देते हो, दूसरे जगह चले जाते हो। तो अपने आप को सोने के पिंजरे में बंद करना है, सरकारी नौकरी कर लो। IAS हो गए तो और बड़ा पिंजरा है, और बड़ा पिंजरा है। हमारे एक मित्र हैं, अभी महाराष्ट्र में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बोले ये IAS सोने का पिंजरा है। मतलब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो अपने तरीके से कुछ कर पाए। एक हमारे दोस्त अभी आगरा में है, IAS ऑफिसर है, वो बोलते मैं 7 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। अरे आपके घर की बाई आपसे छुट्टी मांगती है कि बताती है? बाई ज़्यादा एम्पावर्ड है कि IAS ज़्यादा एम्पावर्ड है? आप बोलते हो हाथ जोड़ के, यार फ़ोन तो कर दिया कर, उठा तो लिया कर मेरा फ़ोन कम से कम, है? हाँ।
तो इसका मतलब है जो 10,000 पाता है उसको आप आंख उठा के भी नहीं देख सकते। आपने आंख उठाई वो गया। और जो जितना लाख ज़्यादा पाता है उतना उसको बिठा के उतना डांटा जा सकता है, क्योंकि आपको दूसरी जगह नहीं। तो जब जिंदगी के ढंग से देखोगे तो पिक्चर अलग है। मैं खुले आकाश में, हर व्यक्ति खुले आकाश में उड़ना चाहता है, कोई बंधन ना हो। ठीक, यदि किसी को ठीक अपने घर में भी बंधन लगता है तो वो अपनों को छोड़ देता है। कोई दिन ये घर में भी स्थितियां बन जाती हैं। जब हमने अपनों को छोड़ दिया है ना, इसका मतलब है फाइनली हम जिंदगी चाहते हैं वो अपनों के साथ मिले, इंडिया में मिले, फॉरेन में मिले, दूसरे प्लेनेट पे मिले। जिंदगी मेरी तलाश है, जिंदगी के लिए मेरी उड़ान है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।